जय हिंद एवरीवन। तो वेलकम टू द ऐसी क्लास जिसमें आपने पूरे 1 साल 2 साल में जितने भी मेहनत की है वो आने वाले 1 1.5 2 घंटे में हम कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे को पता मैसेज आ रहे थे कि भैया हमें ऐसा लग रहा है हम सब भूल गए हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है। तो आने वाले 1 1.5 घंटे वीडियो देख ले, सब कुछ तेरे को जो कॉन्फिडेंस तेरा गया है ना वो पूरा पूरा 100% वापस आ जाएगा। और ऐसा आएगा कि तू नीट को फोड़ के आएगा, क्योंकि अब मैं पूरे 1.5 2 घंटे में जितने भी फॉर्मूलाज है फिजिक्स के वो सारे के सारे रिवाइज कराने वाला हूं और बताने वाला हूं कि इसका यूज कैसे करना है। तो अगर मैं पूरी की पूरी बात आपको बता दूंगा तो 100% आपको जितनी भी चीजें पढ़ी है वापस पूरी की पूरी वैसे की वैसे याद आने वाली है। और एक और चीज बता देता हूँ, इसको 1.5x की स्पीड में देखना, क्योंकि तेरा टाइम बचना बड़ा जरूरी है। और 1.5 की स्पीड में विश्वास मान सब कुछ समझ में आ जाएगा तुझे, ठीक है। तो 1.5 पे कर ले, 1 1.5 घंटे में पूरी क्लास हो जाएगी, पूरे 11th के फॉर्मूलाज तेरे दिमाग से निकल जाएंगे। और जो तुझे डर लग रहा है कि भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं, तो वो पूरा पूरा डर तेरा निकलने वाला है ना। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, तुमने बहुत मेहनत की है, पूरे साल तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है, तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। और मैं आपको पूरा भी स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम खराब करे। एक और चीज बता देता हूं, तो इसको बनाने में मुझे लगभग 5 दिन का टाइम लगा है। आपने नोटिस किया हो तो मैं 4 5 दिन पहले बोला था कि मैं कंप्लीट फिजिक्स लाने वाला हूं, लेकिन मैंने पहले तो सोचा कि पूरे स्क्रीनशॉट लेके चलते हैं, जल्दी से बुक की फोटो काट के चिपका देते हैं और फिर चलते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार मैं अगर मेहनत नहीं करा तो बच्चों को कैसे लगेगा कि यार इस इंसान ने मेहनत नहीं की, तो मैं भी ऐसे ही देख लेता हूं। तो मेरे को 5 दिन लगे हैं, हर एक फॉर्मूले के अपने हाथ से लिख के लाया हूं, हर एक फॉर्मूले के बिल्कुल मतलब सीक्वेंस वाइज लिख के लाया हूं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको हर एक चीज क्लिक करे, हर एक चीज चमके कि यार इस इंसान ने इतनी मेहनत की, तो मैं भी इनको एक बार देख के थोड़ी सी याद करने की मेहनत कर लेता हूं। क्योंकि मैं चिपका के लाता तो आप भी क्या करते बस ऐसे देख के नॉर्मली निकल जाते। तो मैंने बहुत मेहनत की है, 5 दिन की मेहनत लगी आपके लिए लिखने में, फिर इसको अच्छे से सीक्वेंस वाइज सेट करने में। अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, और वीडियो भी मैं ये लाइव लेने वाला था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि भैया 1.5x की स्पीड में हमें देखना है स्टार्टिंग से, तो प्लीज आप रिकॉर्डेड अपलोड कर दीजिए। तो आपके लिए डबल मेहनत रिकॉर्ड कर रहा हूं पहले, फिर मैं अपलोड करूंगा, वरना लाइव में रिकॉर्ड का लफड़ा नहीं होता है। तो आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो आप भी मेरे को पता है मेहनत कर रहे हो, लेकिन अब अच्छे से करना स्टार्ट कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको इसकी पीडीएफ है वो कहीं भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अपना जो ऐप है सुनील बागड़ा, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर पर भी आप सुनील बागड़ा सर्च करोगे वहां पे मिल जाएगा। तो इसकी पूरी पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अवेलेबल होगी, तो चुपचाप से वहां से जाके डाउनलोड कर लो और उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। नीट के एग्जाम के पहले 2 से 3 बार गो थ्रू करना है, ठीक है। और जिसने अपने 20 मिनट्स वाले लेक्चर्स नहीं देखे, 20 मिनट्स वाले लेक्चर क्या होते हैं, कोई अगर नया बच्चा है तो मैंने हर एक चैप्टर को 20 30 मिनट में कराया। जैसे ये एसएचएम है, तो एसएचएम का पूरा रिवीजन 30 मिनट में, जिसमें कंसेप्ट फॉर्मूला और पीवाईक्यू पूरा जीरो से एडवांस तक, बेसिक से एडवांस तक बताया है। सेम जैसे काइनेमेटिक्स है, इसका कंप्लीट रिवीजन 20 मिनट में किया है, कंसेप्ट फॉर्मूला और पीवाईक्यू, मतलब बेसिक से एडवांस। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो मैंने हर एक चैप्टर को कंप्लीट 11th और 12th को पूरे 20 से 30 मिनट में हर एक चैप्टर को अलग अलग करवाया हुआ है, तो आप जाके वो देख सकते हो। और कोई भी एक वीडियो देखना ना, पसंद आए तो आगे वाली देखना, वरना मत देखना, लेकिन पसंद आएगी ये मेरा वादा है, ठीक है। और सारे ग्राफ भी मैंने कंप्लीट 11th और 12th के सारे ग्राफ आपको 30 मिनट के अंदर करा दिए हैं। जो और साथ ही साथ इनके ऊपर कौन सा नीट में और जेईई मेंस में पीवाईक्यू आया हुआ है वो भी मैंने कराया, तो वो भी जाके देख सकते हो। ये अपना टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और ये अपना स्कैनर है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी वहां पे लगभग 25,000 स्टूडेंट्स है, तो आप भी ज्वाइन कर लोगे तो आपका फायदा ही होने वाला है। वहां पे सब कुछ चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम खराब करे। सबसे अब देखो, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि टाइम कम है अपने पास, चीजें बहुत सारी है, तो जल्दी जल्दी करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आपका जो भी चीजें याद की हुई है वो पूरी रिवाइज हो जाए। तो अपना मेन टारगेट रिवीजन ही है। मैं हर एक चीज लिख के लाया हूं, तो बस इसकी इज्जत करना, इसकी रेस्पेक्ट करना, क्योंकि मेरे 5 दिन की मेहनत है। और वो मेहनत सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे 1% भी आपको ऐसा फील नहीं कराना है कि यार ये बंदा मेहनत नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, है ना। इसने तो ऐसे ही कट करके लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसलिए मैं हर एक चीज लिख के लाया हूं सिर्फ आपके लिए। तो बस अच्छे से पढ़ो, आपका सिलेक्शन होना वो जरूरी है, ठीक है। और जिसको कुछ भी नहीं आता वो 20 मिनट वाली सीरीज देख लेना, 38 ईयर्स की पीवाईक्यू अपलोड किए हुए वो देख लेना, और गोल्ड क्वेश्चंस किए हुए वो देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ्स और कैलकुलस। मैं चाहता तो 1D 2D एनएलएम फ्रिक्शन से स्टार्ट करता, लेकिन मुझे लगा कि यार बेसिक फॉर्मुलाज भी एक बार रिवाइज करा दे, जैसे A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो भी वो आपके लिए बहुत काम की चीज होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज कौन कौन से हैं अपने पास। A+B का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, A² + B² + 2AB, है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। A - B का स्क्वायर क्या होता है, A² + B² - 2AB, बिल्कुल सही है। A² - B² क्या होता है, A+B A-B, बिल्कुल सही है, ठीक है। A+B का होल क्यूब क्या होता है, A³ + B³ + 3AB ब्रैकेट में A+B। A - B का होल क्यूब क्या होता है, A³ - B³ - 3AB ब्रैकेट में A - B।
ठीक है। ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज थे जिनका आपको काम आता है। अब इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन आपके फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आता है। ये नीचे वाले चार ज्यादा काम नहीं आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम आने वाले तीन है, तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। चलो नेक्स्ट, एपी सीरीज आपके पास बहुत बार आती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो एपी सीरीज क्या होती है, आपको अगर एन टर्म दी हो तो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, दो के बीच में जो डिफरेंस होगा, जैसे एक चार है, एक है, चार है, पांच है, नहीं ये नहीं होगा, एक है, तीन है, पांच है, तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस दो दो है ना, तो कॉमन डिफरेंस दो आ जाएगा। ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम है, और ए क्या है, जो फर्स्ट टाइम है, जैसे 1 3 5 है ना, तो इसमें ए क्या होगा, फर्स्ट टाइम, डी क्या होगा, दोनों के बीच का मतलब दो, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम, मतलब टोटल तीन थे तो तीन आ जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसा इनका टोटल पूछे तो कितना होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी आपका बार काफी बार क्वेश्चंस में काम आता है। जीपी सीरीज क्या होती है, जीपी सीरीज का अगर किसी को याद हो तो अपन कहाँ पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब वो बोलता है ना कि आपके पास इनफाइनाइट चार्जेस पड़े हुए हैं, एक मीटर के, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 16 मीटर, इतनी डिस्टेंस पे, या फिर ग्रेविटेशन में भी वो पूछता है आपको कि मासेज रखे हुए हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे, 2 मीटर की, 4 मीटर की, 8 मीटर की, 16 मीटर की। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको याद हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, सम की कैसे निकालते हैं, ए अपॉन वन माइनस आर, और यहाँ पे जो है अपन निकालते हैं। और आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो आपका आंसर 4/3 की टर्म में आता है। मैंने वन शॉट में करवाया हुआ है, पीवाईक्यू में भी करवाया हुआ है, और ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो ये यहाँ से अपन फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कभी भी अगर आपको ऐसी इक्वेशन दी हो जिसमें मतलब कोई भी, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है या फिर टी स्क्वायर दिया हो, उसमें आपको टाइम की एक्स की वैल्यू निकालनी, तो अपन क्या बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है। और सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, सी बाई ए निकालते हैं। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको, देखो हर एक चीज कवर कराऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने ये देख लिया ना तो आप यूं बोलोगे यार भैया आपने 2 साल का चीज 1.5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में रिवाइज करा दी, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं 5 दिन से मेहनत कर रहा हूँ ओनली इस 1.5 घंटे की वीडियो के लिए। तो आपकी जब ये 1 घंटे की वीडियो आती है तो मेरे 5 5 दिन की उसमें मेहनत होती है। आप मेरी आंखें भी देख सकते हो ना, मेरी आंखें देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी मेहनत की हुई है आप लोगों के लिए। ठीक है। चलो देखो, ये कोई थीटा एंगल है, आर्क एस है, और इसकी रेडियस अगर आर है, तो अगर वो थीटा पूछे तो कितना होगा, एस बाई आर, मतलब आर्क अपॉन रेडियस होगा। या फिर अगर आर्क पूछे तो कितना होगा, थीटा इंटू आर, मतलब थीटा इंटू रेडियस होगा। ठीक है। आपको 180 किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होगा। तो अगर वो आपको बोले कि डिग्री को रेडियन में चेंज करो तो कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। अगर वो बोले रेडियन को डिग्री में चेंज करो तो पाई 180 अपॉन पाई से अपन चेंज कर देंगे। फंक्शन चेंज कैसे करते हैं अपन, फंक्शन चेंज करते हैं, जैसे ये आपके पास है, ये चार अपने पास क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। ठीक है। इसमें जो होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में ASTC बोलते हैं, याद करने के लिए क्या बोलते हैं, ASTC। पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसेक, तीसरे वाले में टेन कोट, और चौथे वाले में कोस और सेक होते हैं। ठीक है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होता है। ठीक है। और साइन जो है वो कोस में 90 डिग्री और 270 पे क्या क्या होता है, साइन कोस, कोस साइन, और टेन कोट में होता है। ठीक है। 180 और 360 डिग्री पे कोई भी चेंज नहीं होता है, मतलब 180 यहाँ पे और 360 यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी चेंज आपके पास नहीं होता है। अगर कभी आपको दिखा साइन माइनस थीटा दिया हो तो क्या लिखेंगे, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। और कोस माइनस थीटा हो तो वो कोस थीटा ही रहेगा। ठीक है। स्मॉल अगर एंगल में चेंज हो तो मतलब 60 डिग्री से कम अगर आपका एंगल चेंज दिया हो, मतलब जैसे साइन 5 डिग्री की वैल्यू बताओ तो वो कितनी हो जाएगी, थीटा के बराबर ही हो गया, मतलब 5 डिग्री होगी ना। साइन वो अगर बोले आपको साइन 5 डिग्री वैल्यू कितनी होगी तो 5 ही होगी इसकी, है ना। तो अगर साइन जो है 7 से कम है तो आपके पास साइन थीटा कितना हो जाएगा, मतलब स्मॉल थीटा है तो साइन थीटा कितना थीटा हो जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और टेन थीटा भी आपका थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमें पता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। अब ये बेसिक बेसिक फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है। कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और आपका कोस ए माइनस बी क्या होता है, मेरे साथ दोहराते चलो, आपको लगेगा भैया क्या बेसिक बेसिक चीजें करा रहे हो, अरे भाई इन्हीं से क्वेश्चन आता है ना, इसी को रिवीजन कहते हैं ना। और मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, 1.5 2 घंटे में सोचो मैं पूरी आपकी कंप्लीट फिजिक्स को खत्म कर दूंगा। कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है आपका। कोस टू थीटा को अपन क्या लिखते हैं, टू साइन थीटा कोस थीटा। ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम होता है। और कोस टू थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस। ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा टू थीटा क्या होता है,
टू कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस टू कोस टू थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब बाइनोमियल मतलब अगर कभी आपको 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको करते हैं 1 प्लस एन एक्स से, 1 प्लस एन एक्स से। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो बहुत छोटी है तब की केस में, है ना, एक्स की वैल्यू एक से बहुत छोटी है उस केस में। अब लॉग की बात कर लेते हैं, भैया हमें तो लॉग तो पता है, कोई बात नहीं, पता तो रिपीट कर लेते हैं जो, हाँ ठीक है, ठीक है। अगर लोग ये देखो, ये बेसिक बेसिक लोग्स की वैल्यू दे रखी है, आई थिंक ये कर लोगे, आपके काम की चीजें मैं बता देता हूँ। आपके लोग टू की वैल्यू आती है, वो कितनी आती है, 0.3 आती है, लोग थ्री 0.48 आती है, ln2 दे रखा है, ln2 मतलब ये जो अपन ने लोग देखे हैं ये बेस 10 है, ln2 मतलब 2.303 आगे लगता है इसके, तो 2.303 इंटू आप दो की वैल्यू कितनी है, 0.3 है, तो 2.303 इंटू 0.3 करोगे तो आपके पास 0.69 आएगा। तो ये ln2 की वैल्यू है, और लोग बेस 10 की वैल्यू पूछे तो कितनी है, 0.3 है, ठीक है। एल एक्स कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया, एल को जब लोग में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इसको देख लो, ln2 था ना, तो इसको 2.303 इंटू लोग में चेंज करेंगे तो कितना था, 2, तो कितना, 2 का कितना था, 0.3, तो 2.303 इंटू 0.3 कितना आ जाएगा, 0.69, वो ऐसे ही आया है। ये आपको प्रॉपर्टीज है कुछ लोग की। अगर आपको देखो वो ए डॉट भी दिया हुआ तो क्या हो जाएगा आपका लोग, ए लोग प्लस लोग भी, जैसे अगर उसने दिया है कुछ भी एग्जाम्पल मान लो, है ना, कुछ भी लोग ए बी दिया हुआ तो यही आ जाएगा ना, ए प्लस बी। अगर आपको डिवाइड में दिया है तो ऊपर आएगा तो माइनस होता है, आपको पता है नीचे वाली चीज ऊपर आती है तो माइनस होता है, तो लोग ए माइनस लोग बी। अगर वो दिया है लोग बी एक्स की पावर एन, तो जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। वो अगर आपको दिया है ऊपर पावर एन है नीचे एम है, तो अपन क्या करेंगे, पहले आपको एन लिखना है, नीचे उसको डिवाइड में करके एम लिख देना है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें थी आपकी। अब बात करते हैं ग्राफ्स के, तो ग्राफ्स मैंने वैसे सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ग्राफ्स की वीडियो है 40 मिनट में पूरे 11th और 12th के ग्राफ विद पीवाईक्यू जेई मेन और नीट के, मतलब कोई एक ग्राफ से अगर 4 बार क्वेश्चन आया तो चारों बार मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से क्वेश्चन आया है और इस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो ग्राफ मेरे एक बार बोलना है कि प्लीज वहां पे जाके देख लीजिए, फिर भी मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, ये एम एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, ये सर्कल का ग्राफ होता है, ये एलिप्स का ग्राफ होता है। सर्कल और एलिप्स में क्या अंतर होता है, इसमें जो होता है ये दोनों आपके पास ऊपर, ये मतलब ये वाई एक्सिस और एक्सिस पे जो रेडियस होती है वो सेम होती है, लेकिन एलिप्स में क्या होता है, जो ये ए वाली होती है वो बी से ज्यादा बड़ी होती है, मतलब एक रेडियस दूसरे से ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। ये पैराबोला का बनता है, इस टाइप के कुछ ग्राफ बनते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ये इस टाइप के ग्राफ बनते हैं। तो बेसिक बेसिक चीजें मैंने बता दी, बाकी वहां पे पूरा। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशंस की, तो डिफरेंशिएशंस भी आपको जितने भी काम के डिफरेंशिएशन है पूरा आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आपके काम की चीज मैं बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर आपको डी एक्स की पावर एन अपॉन डी एक्स दिया हो तो आप कैसे करोगे, एन जो पावर है वो आगे आ जाएगी और फाइनल पावर कितनी बच जाएगी, एन माइनस वन बच जाएगी। अगर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और फाइनल में एक पावर माइनस हो जाएगी, तो एन आके आगे मल्टीप्लाई हो गया, लास्ट में क्या बच गया, एन माइनस वन, तो एन एक्स एन की पावर माइनस वन, ठीक है। और मैक्सिमा और मिनिमा कभी भी पूछता है, बहुत बार अपने फिजिक्स में यहाँ पे पूछता है कि इसका मैक्सिमा क्या होगा, इसका मिनिमा क्या होगा, तो जब भी मैक्सिमा और मिनिमा आपको पूछे तो आपको इसको डिफरेंशिएशन ही करना होता है। तो डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आता है तो वो आपके पास मैक्सिमा हो जाता है, ठीक है। और ये बेसिक बेसिक जितने भी काम की चीजें थी वो यहाँ पे मैंने दे रखी है। अब इंटीग्रेशन आते हैं, इंटीग्रेशन का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स है तो क्या होता है, एन प्लस वन, मतलब जो पावर है उसमें एक जुड़ जाता है अपॉन एन प्लस वन हो जाता है। मतलब अगर एक्स की पावर एन है तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। भैया एक एग्जांपल देके दिखाओ, जैसे मान लो ये बोलता है 2x स्क्वायर का करो, डॉट एक्स करना है, तो 2x स्क्वायर में पावर कितनी है, 2 है, तो 2x में पावर 2 है तो एक जुड़ जाएगा, एन प्लस वन मतलब 3 अपॉन पावर अपॉन तीन, एन प्लस वन मतलब 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगर वो बोलता है 4x क्यूब है तो इस डॉट डीएक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर एक ऐड हो जाएगी, तो 4x एक ऐड हुई तो 4 अपॉन नीचे भी 4 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बेसिक बेसिक आपको दे रहेगा, साइन का, कोस का, ई की पावर एक्स का, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे। अब वेक्टर्स की बात करते हैं, ये अपने बेसिक मैथ्स मोटी मोटी खत्म हो चुकी है। वेक्टर्स जो है अब एडिशन कैसे करते हैं, तो आपको पता है रिजल्टेंट का एडिशन कैसे करते हैं, आर वेक्टर जो होता है किसके बराबर होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के आपके बराबर होता है। इसका रिजल्टेंट अपन कैसे निकालेंगे, अगर ए और बी के बीच में थीटा एंगल दे रखा हो तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट तक देखना, हर एक फॉर्मूला आपके दिमाग में बिठा दूंगा, 1 पॉइंट एक्स की स्पीड में देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो ऐसा ही लगेगा कि यार मैंने कुछ तो अच्छा किया। और मैं तो कहूंगा नीट तक अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो नीट तक कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, हर एक फॉर्मूला आपके दिमाग में जहन में बैठ जाएगा, ठीक है।
तो कैसे निकालते हैं, अगर बीच में थीटा एंगल हो तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और टेन अल्फा क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा हो जाता है आपका। ठीक है, ये आपके कुछ एंगल जैसे ए और बी पे अल्फा एंगल के ऊपर है, तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, आर मैक्स अगर दोनों, आर मैक्स कब होगा, जब दोनों 0 डिग्री पे होंगे, कोस 0 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा। 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा, कोस 90 0 होता है तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। 180 पे क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये कितना हो जाएगा, मिनिमम 0 हो जाएगा। ठीक है आपका, ठीक है, जब ए और बी दोनों इक्वल हो। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज है। अब ये तो होगी एडिशन की, अब बात करते हैं अपन सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन में अपन क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे माइनस कर देना है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अब देखो थीटा बराबर 0 पे यहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा ए माइनस बी। थीटा बराबर 90 पे यहाँ पे जितना था यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, मतलब 90 डिग्री पे सब्सट्रैक्शन कर लो चाहे एडिशन कर लो, दोनों बराबर होते हैं। तो इसलिए आपका एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, चलो 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 फेमस क्वेश्चन है तो बता ही देते हैं। फेमस क्वेश्चन आपका क्या है, फेमस क्वेश्चन आपका ये है कि किस एंगल पर जो एडिशन है वो सब्सट्रैक्शन के बराबर होता है, बताओ। फेमस क्वेश्चन है ये 5 से ज्यादा बार रिपीट हो चुका है पीवाईक्यू में। तो किस एंगल पे दोनों बराबर होते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया 90 डिग्री पे, यहाँ पे भी रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट में स्क्वायर प्लस बी, तो 90 डिग्री पे बराबर होता है। चलो 180 पे क्या होगा, वो मिनिमम था, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, जब ए बी एक दूसरे के इक्वल हो। ठीक है, अब ये ए बी एक दूसरे के इक्वल हो तो आपको सीधा याद कर लीजिए, बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। थीटा बराबर 0 तो कितना हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी है, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो 2a, थीटा बराबर 60 पर जो रेजिस्टेंट है वो रूट 3a के बराबर आ जाएगा, 90 पर रूट 2a के बराबर आ जाएगा, 120 पर रूट 3a के बराबर आ जाएगा, और 1 आपके पास जो 80 है उस पर, अरे सॉरी उल्टे बता दिए मैंने, ये एडिशन की बात है, ये सब्सट्रैक्शन की बात है। एडिशन में 2a आएगा, सब्सट्रैक्शन में 0 आ जाएगा। थीटा 60 पे एडिशन में रूट 3 आएगा, सब्सट्रैक्शन में a आ जाएगा। थीटा 90 पर ये दोनों ये d आ जाएगा, ये दोनों का ये रूट 2a आएगा ना। थीटा 90 पे मैंने अभी आपको बताया दोनों रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। 120 पर ये कितना आएगा, एडिशन करने पे a आएगा और सब्सट्रैक्शन करने पे रूट 3 आएगा, और 180 पर जो एडिशन करोगे तो 0 आएगा और सब्सट्रैक्शन करोगे तो 2a आएगा। तो ये आपकी बेसिक बेसिक पूरी चीजें वेक्टर की मैंने एक ही पेज में सल्टा दी है ना। अब आपका मेन दो चीजें यहाँ पे क्या बची है, एक डॉट प्रोडक्ट बचा है और एक क्रॉस प्रोडक्ट बचा है। तो डॉट प्रोडक्ट किसके लिए करते हैं, स्केलर में होता है डॉट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट अपन जैसे ए डॉट भी करेंगे तब आता है ना, तब आता है, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो मल्टीप्लाई से जो आपके पास वैल्यू आती है वो स्केलर होती है। ठीक है, ठीक है, तो ए डॉट भी कैसे करेंगे, आई कैप को आई कैप के साथ, जे को जेके के साथ, और के को के साथ। तो आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई के लिए निकालना तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ये करते हैं। जे के लिए निकालना तो के को आई से करते हैं, माइनस आई को के से करते हैं। और के को निकालना तो आई को जे के से करते हैं और जे को आई से करते हैं। ये आपका बेसिक बेसिक मैंने यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। आई कैप निकालना तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस जे कैप निकालना तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और के कैप निकालना तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड। ठीक है, अब थीटा बराबर आप 0 रखोगे तो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, डॉट जब भी आएगा तो कोस थीटा में चेंज होता है। ए डॉट बी मतलब ए बी कोस थीटा, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ए क्रॉस बी की बात करो तो ए क्रॉस बी क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये देखो ए डॉट बी ए बी कोस थीटा होता है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है। और यहाँ पे एन वेक्टर क्या है, इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 डिग्री पे बात करो तो ए बी कोस थीटा क्या होता है, ए बी कोस 90, कोस 90 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन ए बी साइन थीटा की बात करो तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, मैक्सिमम ए बी आ जाएगा। ठीक है, 180 पे बात करो तो ए बी कोस 180, कोस 180 कितना होता है, -1, तो ये माइनस ए बी आ जाएगा। और ए बी साइन 180, साइन 180 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। तो आपका वेक्टर्स का पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो दो बेसिक बेसिक चीजें अपन ने कर ली, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स। बताओ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। मैं बता रहा हूँ ना, आंख बंद करके भाई के साथ, विश्व आंख बंद तो मत करो, विश्वास करो और भाई के साथ लास्ट तक जुड़े रहो, पूरे फिजिक्स का कॉन्फिडेंस दिला दूंगा। और हर चीज बता रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह से आता है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो एन यू कॉन्स्टेंट होता है, कभी भी आपको दो आपको अलग अलग की इसकी यूनिट ये है इसकी ये है, दोनों के बीच में कंपेरिजन पूछता है, तो इसी से अपन निकालते हैं। ठीक है, इनके एन यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ इनके बीच में ये आ जाएगा, और एन यू और यू के बीच में स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और एन और 1/u के बीच में ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये बेसिक ऐसा ही सिस्टम आपको पता होना चाहिए। क्वांटिटी अगर लेंथ की बात करें तो इसकी यूनिट मीटर में होती है, इसका सिंबल एम होता है, मास की केजी होती है, केजी होता है, टाइम की सेकंड होती है, एस होता है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस नहीं होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज, हर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते चलूंगा। ये डिग्री सेल्सियस नहीं आएगी, केल्विन आएगी, तो ये स्टार पॉइंट लगा लो यहाँ पे। करंट, ये करंट की जो है एम्पियर होती है, ए होती है। ल्यूमिनस जो कॉन्स्टेंट होता है कैंडेला होती है, सीडी होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल जो है यूनिट होती है, और मोल ही इसका जो है आपके पास सिंबल होता है।
प्लेन एंगल की रेडियन होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन होती है और एसआर होती है। ये आपका यूनिट और एसआई सिंबल, सॉरी यूनिट और सिंबल की बातें हो गई। अब बात करते हैं अगर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है, जैसे आपको ये कुछ चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए होता है, एम का क्या होता है M1, और ए का क्या होता है L1T-2, तो ये कितना हो जाएगा M1 L1T-2। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का होता है M1 L2T-2। अब एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे वर्क डन पूछे चाहे एनर्जी पूछे, अब एनर्जी कोई सी भी पूछे, काइनेटिक पूछे, पोटेंशियल पूछे, या एक्सटर्नल पूछे या इंटरनल पूछे, दुनिया की कोई सी भी एनर्जी हो उसका जो होगा वो यही होगा। कहीं आप बोलो काइनेटिक की तो भैया कुछ अलग होनी चाहिए, कुछ अलग नहीं होती है, यही होती है M1 L2T-2, वेलोसिटी L1T-1, एक्सेलरेशन L1T-2, एनर्जी वर्क टॉर्क, मैंने अभी आपको बताया टॉर्क भी इसमें ऐड कर लो, एनर्जी हो कोई सी भी वर्क हो या टॉर्क हो M1 L2T-2। प्रेशर क्या होता है, स्ट्रेस के, प्रेशर की और स्ट्रेस की हमेशा बराबर होती है, और यंग मॉडुलस की भी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से किसकी सेम नहीं है, तो आपको इन जैसे एक बार क्या दिया था, एनर्जी वर्क टॉर्क और कुछ और, जैसे पावर दे दिया तो पावर, ये इन तीन की तो सेम होगी तो पावर आंसर आ जाएगा। एक बार दे दिया तो उसने प्रेशर स्ट्रेस यंग मॉडुलस और एनर्जी, तो इन तीन की तो सेम है तो एनर्जी की अलग है, तो एनर्जी इसका आंसर था। तो इनकी कितनी होगी M1 L-1T-2। अब यहाँ पे L-1 है इसलिए आप याद रखो, बहुत कम जगह है जहाँ पे L-1 या M-1 होता है, तो यहाँ पे आपका L-1 है तो प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा। पावर की क्या होते हैं M1 L2T-3, ठीक है, ये बेसिक बेसिक होगी। अब डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डायमेंशन लेस है, किसकी डायमेंशन है ही नहीं, तो स्ट्रेन की नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नहीं होती, रिलेटिव डेंसिटी की नहीं होती, प्लेन एंगल की नहीं होती, सॉलिड एंगल की नहीं होती, ठीक है। और ये पूरा पूरा यहाँ पे दे रखा है, वो भी आप देख सकते हो। और L/R किसके बराबर होता है, देखो एक जो होता है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किसकी जो है आपकी डायमेंशन टाइम की डायमेंशन के बराबर होती है, तो L/R या RC या √LC, इन तीनों की जो डायमेंशन होती है वो टाइम के बराबर होती है। ध्यान रखते चलना भैया, ध्यान रखते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन वर्नियर कैलिपर, ये अपना यूनिट एंड डायमेंशन भी खत्म हो गया है, अब अपने आ गए हैं एक्सपेरिमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो। वर्नियर कैलिपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लीस्ट काउंट, वो क्या होता है MSD-VHD, है ना, MSD-VHD। टोटल रीडिंग अपन कैसे निकालते हैं, 1 MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट कर देते हैं, ठीक है। स्क्रू गेज में क्या अपन पूछते हैं, जनरली पिच पूछता है, पिच कैसे निकालते हैं, MSR अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन कितना होगा, ठीक है। और जो लीस्ट काउंट होता है वो कैसे निकालते हैं, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्पेल, ठीक है। टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, 1 LSR प्लस CSR इंटू LC, ठीक है। लीस्ट काउंट जो होता है वो जो आपका ये अलग अलग स्केल है, जैसे ये आपके पास जो है मीटर स्केल हो गया या वर्नियर स्केल हो गया, स्क्रू गेज हो गया, तो इसके लिए क्या होता है 1 mm होता है, वर्नियर के लिए 0.1 mm होता है, और जो आपके पास स्क्रू गेज है उसके लिए 0.01 mm होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा A इक्वल्स टू A इनिशियल माइनस A मीन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ए मीन कैसे निकालते हैं, टोटल जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज दे रखी है उनको ऐड कर लो और जितनी क्वांटिटीज है उसी से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे एन लिए, ए प्लस प्लस A1 प्लस A2 प्लस AN तक लिए, तो एन अगर मान लो 3 ही लेता तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3, 4 लेता तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 4। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो एनर्जी डाउन नहीं करनी है, बहुत अच्छे से ध्यान से चलते रहो, है ना, चलते रहो, मैं बीच बीच में हर 3 4 5 मिनट में आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा, चलते रहो, है ना, सब अच्छा होगा। चलो चलो, आपको सब आता है, सब अच्छा होगा। परसेंटेज एरर पूछे तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100 आ जाएगा, और जैसे आपको मान लो ये दे दिया कि इसमें परसेंटेज एरर बताओ जेड में कितनी होगी, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर, तो कितनी होती है, जो पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पी इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस सी इंटू आर इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे बता दिया है। अब बात करते हैं अपन मोशन इन 1D। मोशन इन 1D मैंने आपको पूरा वन शॉट 20 मिनट में कराया हुआ है, तो किसी को डिटेल में अगर समझना है तो वो जाके वहां पे समझ सकता है, वहां पे हर एक चीज बेसिक से एडवांस तक बताई हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल जो पाथ होती है आपकी, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। जैसे यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक किसी को जाना है तो ए से बी तक सीधा भी जा सकता है, और ए से बी तक ऐसे 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 भी जा सकता है। जैसे आप कोचिंग से घर जाते हो ना, सीधा नहीं जाते हो, तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस तो जो डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा, क्योंकि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो दोनों का सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट वो दोनों का सेम होगा, लेकिन डिस्टेंस जो है इस फर्स्ट वाले की ज्यादा हो जाएगी, सेकंड वाले की कम होगी, ठीक है, क्योंकि
उसका जो लेंथ ऑफ पाथ है वो ज्यादा है। तो डिस्टेंस हमेशा तो ज्यादा रहेगी या बराबर रहेगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, कभी वो पूछता है कि सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस क्या होगी, तो फॉर्मूला याद कर लो, आर इंटू थीटा। मैंने आपको बताया था आर्क, ये आर्क होती है, तो आर्क क्या होती है, आर इंटू थीटा होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या होती है, अब ये अपन गोल घूम के क्यों जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, तो ये हो जाएगा। और ये कितना होता है, 2r sin थीटा बाई 2, अगर किसी थीटा एंगल पे तो कितना हो जाएगा, 2r sin थीटा बाई 2। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज स्पीड को मैंने एस एवरेज से लिखा, वो कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ये इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस है कि ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है और वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है। तो वहां पे क्या था, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और जो आपका जो ये होता है एवरेज स्पीड, ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट केस है, देखो यहाँ से क्वेश्चन 20 बार से ज्यादा आ चुका है, 20 बार से ज्यादा पीवाईक्यू आ चुका है। पीवाईक्यू अलर्ट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या है कि अगर कोई भी बॉडी दो जो आपके पास क्या है, दो सेम डिस्टेंस है, वो अलग अलग वेलोसिटी से कवर करती है, मतलब पहली डी डिस्टेंस v1 से, दूसरी डी डिस्टेंस v2 से। अगर आपके पास डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है, तो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में पूछता कितनी होगी, तो कितनी होगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 से ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में, 10 से ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है जेई में, तो 20 से ज्यादा बार टोटल क्वेश्चन आ चुका है। कभी कभी अब आपको पूछता है, ये तो होगी एक चीज। अब कभी कभी बहुत कम बार पूछा, 2-3 बार पूछा, लेकिन अब की बार पूछ सकता है, क्योंकि हर बार तो वही पूछता है। वो पूछता है कि आधा टाइम v1 से चला, आधा टाइम v2 से चला। पीछे क्या पूछा था कि आधी डिस्टेंस v1 से चला, आधी डिस्टेंस v2 से चला। अब की बार पूछा आधा टाइम v1 से चला, आधा टाइम v2 से चला। तो अगर आधा टाइम बोलता है, तो जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आती है वो कितनी आती है, v1 प्लस v2 अपॉन 2 आती है। चलो नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, सीधा आपको डिफरेंशिएशन करना है, dx अपॉन dt होती है। वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt होती है। ये स्केलर होती है, ये वेक्टर होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड होती है आपके पास। ठीक है, अब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। कभी भी आपको वीटी ग्राफ दिया हो, तो इसका जब आप एरिया निकालोगे तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट देगा, और जब इसकी स्लोप निकालोगे, वीटी ग्राफ की स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन देगा, और एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, अब जैसे ये वीटी ग्राफ दे रखा है, अब इसने डिस्टेंस पूछा तो क्या करोगे, इसका एरिया निकालो और सबको जोड़ दो। डिस्प्लेसमेंट पूछा तो क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या, नेगेटिव वाले को हटा देना। मतलब अगर वो डिस्टेंस पूछा तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, डिस्प्लेसमेंट पूछा तो a1 माइनस a2 प्लस a3 प्लस a4, मतलब नीचे वालों को अपन ने माइनस कर दिया है। ठीक है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तीन फॉर्मूले होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 1, 2 और 3 फॉर्मूले हैं जो आपके काम के हैं। अब ये एसन कई बार पूछता है कि nth सेकंड पे कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो कितना आता है, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। n क्या है, जिस सेकंड में पूछा, जैसे बोला थर्ड सेकंड पे, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, एक ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, s इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। काफी बार क्वेश्चन में आपको s u v और t के बीच में रिलेशन दिया होता है, तो आप इजीली यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट रूल क्या होते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। अगर वो कभी बोले कि इस ए पॉइंट पे v1 वेलोसिटी है, दूसरे पॉइंट पे v2 वेलोसिटी है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों एक दूसरे से आगे, तो उसके मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो कितनी होती है, रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2 होती है। अगर मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करूँ, काफी बार पूछता है कि कितनी पहले ये ब्रेक लगाए कि वहां जाके रुक जाए, तो कितने पहले लगाना चाहिए, तो एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 है। मतलब यू क्या है, जो उसकी इनिशियल स्पीड है, ए क्या है, जो उसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट मैंने आपको बता दिया, रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2 होता है। अल्फा बीटा टाइप की प्रॉब्लम कभी बार पूछ लेगा कि पहले अल्फा से एक्सेलरेट होता है t1 टाइम के लिए, फिर बीटा से डीएक्सेलरेट होता है t2 टाइम के लिए, तो बताओ उसकी वी मैक्स पूछेगा तो कैसे निकालना। तो ये आपके फॉर्मूले है, वी मैक्स पूछा तो अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, वी एवरेज पूछा तो वी मैक्स अपॉन 2, पूछेगा डिस्टेंस कितना हो गया तो हाफ ऑफ अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ड्रॉप केस की। अब ये है मोशन अंडर ग्रेविटी की चीज, कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दिया है ना, ड्रॉप कर दिया, यू की वेलोसिटी मतलब यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वो कितनी देर में नीचे जाएगा, तो रूट 2 एच अपॉन जी। एच क्या है, इसकी हाइट है। अगर वो कितनी स्पीड से वो जमीन से टकरा रहा है, तो कितनी स्पीड से वो टकराएगा, तो वो कितनी स्पीड से टकराएगा, रूट 2 जी एच। यहाँ पे जी एच क्या है, हाइट है, और ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। वो बोले एक 2 kg का, एक 3 kg का है, तो बताओ दोनों में से ज्यादा टाइम किसको लगेगा, दोनों को बराबर ही टाइम लगेगा, क्योंकि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, केस 2 क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड। मान लो मैं यहाँ से ग्राउंड, मान लो मैंने यहाँ से ग्राउंड से फेंका है, और ग्राउंड पे ही जाके वो क्या हो गया है, लग गया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपन ग्राउंड टू ग्राउंड का केस, है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड का केस कहते हैं। 1 मिनट इसको पास में ले लेता हूँ मैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड का केस कहते हैं। 1 मिनट यार, इसको सेट कर देता हूँ मैं। हाँ,
तो इसको अपन ग्राउंड टू ग्राउंड का केस कहते हैं कि यहाँ से फेंका है और वहीं पे आके वो वापस रुक गया है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड का केस कहते हैं। यहाँ पे जो एच मैक्सिमम है, कभी बार मैक्सिमम हाइट पूछता तो कितना आएगा आपके पास, यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा। बोलेगा कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है, टी अप, तो टी अप या फिर जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, तो टी अप और टी डाउन बराबर होंगे, वो कितने किसके बराबर होंगे, यू बाई जी के बराबर होंगे। और टोटल टाइम कितना हो गया, यू बाई जी प्लस यू बाई जी, आपके पास 2u बाई जी आपके पास टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये बेसिक बेसिक चीजें आपकी हो चुकी है सारी की सारी। हाँ, अब काफी बार पूछता है कि किसी बॉल को मैं हमने ऊपर फेंका तो एक दो टाइम ऐसे होंगे 5 सेकंड और 8 सेकंड पे जहां पे वो दोनों इक्वल होंगे, है ना, तो वो हाइट क्या होगी, तो वो हाइट क्या होती है, हाफ ऑफ जी T1 T2, है ना। T1 क्या है, जो ऊपर जाते टाइम वो बोल रहा है, T2 क्या है, जो वो नीचे आते टाइम बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की अपन बात करते हैं। काफी बार वो पूछता है कि जो है ऊपर की तरफ, हाँ, कोई एक यहाँ पे एक चीज है, यहाँ से मैंने किसी बॉल को फेंका है तो ऊपर की तरफ फेंका है यू वेलोसिटी से, तो उसको नीचे आने वाले में T1 टाइम लग रहा है। मैं जब नीचे की तरफ फेंकता हूँ तो उसको नीचे आने में T2 टाइम लगता है। तो बोला कि जब मैंने ओनली ड्रॉप की है तो कितना टाइम लगेगा, ध्यान से सुनो। वो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको जब मैं ऊपर की ओर फेंकता हूँ तो उसको ग्राउंड पे आने में T1 टाइम लग रहा है, जिसको जब नीचे की ओर फेंकता हूँ यू वेलोसिटी से तो उसको T2 टाइम लगता है। तो जब ओनली ड्रॉप करूंगा तो कितना लगेगा, टी इक्वल टू रूट में T1 T2। T1 क्या है, जब ऊपर जाने में जितना टाइम लग रहा है, T2 क्या है, जो नीचे आने में जितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ठीक है। जगलर प्रॉब्लम, वो जगलर प्रॉब्लम जो आता है ना, आपने नोटिस किया हो तो, वो जो जोकर की तरह घुमाते रहता है मेले में, तो उसमें उससे क्वेश्चन आता है। तो इसका फॉर्मूला एक याद रखना, टू यू अपॉन जी बराबर एन इंटू टी। यहाँ पे एन क्या है, जितनी वो बॉल हवा में उछाल रहा है, यू क्या है, जिस वेलोसिटी से वो फेंक रहा है। सारे क्वेश्चन आपके इससे हो जाते हैं। आपका जो है मोशन इन 1D खत्म हो गया, काइनेमेटिक्स खत्म हो गया। अब बात करते हैं अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। प्रोजेक्टाइल मोशन का आधा से ज्यादा पूरा संसार यही है, ये जो ग्राफ दिख रहा है पूरा संसार यही है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है। वो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे अगर कोई चीज फेंकता है तो वो यहाँ पे आके गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस वेलोसिटी से गई थी उसी वेलोसिटी से नीचे टकराएगी। अंतर क्या रहेगा, वाई की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे वाई की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है वो हमेशा सेम होती है। हॉरिजॉन्टल जो स्पीड होती है इसमें हमेशा आपकी जो होती है सेम होती है भैया जी। कितनी होती है, यू कोस थीटा होती है। यू एक्स हमेशा फेंकने से लेकर गिरने तक हमेशा सेम होती है। और जो इसका पीक पॉइंट होगा वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी तो नहीं है, क्योंकि वहां पे पीक पॉइंट मतलब ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, तो यू वाई तो जीरो हो जाएगा। यू एक्स, अगर काफी बार क्वेश्चन आता है कि पीक पॉइंट पे जो है इसकी जो आपके पास है वेलोसिटी कितनी होगी, तो जीरो नहीं होगी, यू कोस थीटा होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो है ही ना। तो ये बेसिक बेसिक चीजें थी। अब इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। आपको अगर एच पूछे, एच कितना होता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। अगर वो मैक्सिमम पूछे तो थीटा 90 पे मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। अगर वो आपको टाइम पीरियड पूछे तो कितना होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। लेकिन अगर वो मैक्सिमम पूछे तो 2u अपॉन जी हो जाएगा। अगर आपको वो पूछता है कितनी रेंज तक जाएगी, रेंज पूछता है तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। अगर वो मैक्सिमम रेंज पूछता है तो थीटा 90 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी बच जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक तीन फॉर्मूले हो गए। अब इंपॉर्टेंट जहां से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये चार कैटेगरीज है, चार कैटेगरी बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई बार वो बोलता है कि हमने थीटा एंगल पे फेंका है, ठीक है, तो ये कि मैक्सिमम जब हाइट होगी या किसी एक पॉइंट पे वो जाके अगर मान लो अल्फा के बना रहा है, तो आपके पास उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब किसी पॉइंट पे जाके वो अल्फा एंगल बना रहा है। बोला कि हमने 60 डिग्री से फेंका, कहीं पे जाके वो 30 डिग्री से एंगल बना रहा है, तो उसकी वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी, यू कोस थीटा अपॉन कोस अल्फा। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, कोस थीटा क्या है, जिस एंगल पे फेंका है, कोस अल्फा क्या है, जिस एंगल पे उसने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि आप ये बताओ कि एलिवेशन एंगल है मैक्सिमम जब पॉइंट पे रहेगा, मतलब यहाँ पे पीक जब पॉइंट पे रहेगा, तो बोल रहा है कि उस टाइम पे जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना एंगल बनेगा जब यहाँ पे, तो टेन अल्फा कितना होता है, जिस एंगल से फेंका उसका आधा, टेन थीटा बाई टू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब 90 और 90 माइनस थीटा पे हमेशा 90 और 90 माइनस थीटा को अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, या फिर कोई भी दो ऐसे थीटा जिनका सम 90 हो, जैसे 45 45, 30 60, 60 30, या 20 70, 10 80, या 2 और 88, या 5 और 85, मतलब आप समझो ना, जिन भी दो एंगल्स का जो सम अगर 90 डिग्री होता है तो वहां आपको उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, वहां उन दोनों एंगल्स पे जो रेंज होती है वो सेम होती है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। एक और इंपॉर्टेंट क्या है, एच अपॉन आर का रेशियो पूछता है, तो एच बाई आर क्या होता है, टेन थीटा बाई फोर के बराबर होता है, या फिर एच बराबर आर टेन थीटा बाई फोर होता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये दो होती है, एक तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और या फिर अगर चेंज करते हैं तो काफी बार क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होता है, तो वाई बराबर एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। ये सारी की सारी चीजें मैंने अपने 20 मिनट के लेक्चर में पूरे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, आप जाके देख सकते हो वहां पे। ठीक है, ठीक है।
अभी काफ़ी बार पूछता है कि इससे यहाँ पे जब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो कितने टाइम पे बनाएगा, तो यू अपॉन जी साइन थीटा आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल पेन हमने किसी छत से अपन ने किसी चीज़ को फेंक दिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वो क्या-क्या पूछता है, उसकी स्पीड कितनी होगी, तो रूट में यू स्क्वायर प्लस जीटी स्क्वायर हो जाएगी। तो उसका एंगल कितना होगा जब वो किसी पॉइंट पे है, तो जीटी अपॉन यू हो जाएगा, है ना? नीचे जा कितना टाइम लगेगा नीचे जाने में, तो रूट 2 एच अपॉन जी हो जाएगा। वो तो अब मैंने आपको पहले भी बताया 1D में भी। और कितनी रेंज तक जाएगा, तो यू इंटू रूट 2 एच अपॉन जी रेंज तक जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ आपकी खत्म होती है, आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ पे खत्म हो गया। अब बात करते हैं अपन एनएलएम की। एनएलएम से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 3 चीज़ें, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहिए, और कोई चीज़ मोशन में तो मोशन में रहना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस उस पे कोई जो है एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे, ठीक है? तो यही चीज़ फर्स्ट लॉ ने बोली थी। अब मास लेंथ का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि यहाँ पे कोई एक यहाँ पे लटका हुआ है, इसकी टोटल लेंथ अगर एल है, तो ऊपर से स्मॉल एल डिस्टेंस पे जो है उसमें टेंशन कितना होगा, तो कितना होगा एम इंटू जी अपॉन एल, एल माइनस एक्स। एक्स क्या है, जो ऊपर से डिस्टेंस है वो, एल क्या है, जो टोटल डिस्टेंस है वो। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है? लामिस थ्योरम क्या होती है कि ये F1 F2 और F3 दो तीन फोर्स लगे हुए हैं, और इनके अपोजिट में F1 के अपोजिट में अगर एंगल थीटा 1 है, F2 के अपोजिट में एंगल थीटा 2 है, और F3 के अपोजिट में अगर एंगल थीटा 3 है, तो क्या हो जाएगा, F1 अपॉन साइन थीटा 1 इक्वल टू F2 अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल टू F3 अपॉन साइन थीटा 3, आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सीधा सीधा कर सकते हो। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो कभी भी आपको चेंज इन मोमेंटम पूछे तो इंपल्स निकाल लेना है, इंपल्स पूछे तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लेना है। तो इसके 3 केस होते हैं। पहला केस क्या है, वी वेलोसिटी से फेंका, यहीं पे जाके दीवार पे जाके रुक गया, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम एम वी होता है। दूसरा केस क्या है, जिस वेलोसिटी से फेंका उसी वेलोसिटी से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स कितना होगा, 2mv होगा। तीसरा किसी थीटा एंगल पे फेंका है हॉरिजॉन्टल से, है ना, तो फिर कितना होगा चेंज इन मोमेंटम, तो कितना होगा 2mv कोस थीटा। ये जो थीटा है ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल से लिया है, वर्टिकल से नहीं लिया है। वर्टिकल से दे तो 90 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है हम जानते हैं, सेकंड लॉ क्या होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, मतलब एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है ना, मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है। और ये पी और टी के बीच में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी तो स्ट्रेट लाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है तो हाइपरबोला टाइप का ग्राफ ये आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, और एफ बराबर एम ए भी आपको यहीं से मिलता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, एक्शन रिएक्शन, कि अपन किसी मतलब जितना भी वो लगाते हैं उसके अपोजिट में उतना ही फोर्स लगता है ना। न्यूटन ये नेचर का फोर्स होता है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडी, ये अलग अलग बॉडीज पे लगता है, ध्यान रखना, एट सेम टाइम पे लगता है, ठीक है? देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, है ना, ठीक है? चलो ये ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं। कभी भी आपको एफ और टी के बीच में ग्राफ दे और वो इंपल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम पूछे, तो सीधा सीधा इसका एरिया निकालना। एफ और टी फोर्स और टाइम के बीच में कभी भी ग्राफ दे, इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम पूछे, तो आपको सिंपली उसका क्या निकाल लेना है, एरिया निकाल लेना है, ठीक है? पी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सीधा आ ही जाएगा। गन बेस्ड प्रॉब्लम पूछता है बहुत बार कि अपने गोली छोड़ दी, बताओ अब गोली छोड़ दी, तो वो पूछता है कि गोली जब छोड़ी, है ना, तो बुलेट तो आगे की तरफ गई, तो आपने अगर मूवीज में भी देखा होगा तो थोड़ा सा गन पीछे की तरफ आती है, तो बोले उसको अपन कहते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी। तो बोलता है कि गन की रिकॉइलिंग वेलोसिटी कितनी होगी, तो कितनी होती है, माइनस स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ बुलेट, इंटू वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अपॉन एम, एम कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, जो मास ऑफ गन है वो है ना, इसको रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आता है रॉकेट मास प्रॉब्लम, कि रॉकेट कोई उड़ गई है ना, तो उसका बताओ कि टी टाइम पे कितना मास होगा, क्योंकि रॉकेट उड़ी है तो उसमें पूरा फ्यूल है, जो वो ऊपर जाती जाएगी तो फ्यूल खत्म हो जाता जाएगा, तो फ्यूल खत्म होता जाएगा तो उसका मास भी कम होता जाएगा, तो टी टाइम पे मास कितना होगा, एम नॉट मतलब जो ओरिजिनल मास था माइनस डी एम अपॉन डी टी, मतलब जिस रेट से वो मास कम हो रहा है इंटू टी। अगर वो पूछता कि एफ अपथ्रस्ट कितना होगा, तो एफ अपथ्रस्ट कितना होता है, यू इंटू डी एम अपॉन डी टी होता है। और अगर टी टाइम पे एक्सेलरेशन पूछे तो क्या होता है, यू इंटू डी एम अपॉन डी टी, मतलब एफ अपथ्रस्ट अपॉन ये जो आपका मास है एम नॉट माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टी माइनस जी हो जाएगा। अब ये हो गए बेसिक बेसिक चीजें जो फॉर्मुलाज आपको पता होने चाहिए थे। अब पुली ब्लॉक सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है कि अगर M2 M1 से ज्यादा है, ये M2 है, ये M1 है, तो आपको एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास निकालते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा M2g माइनस M1g अपॉन M1 प्लस M2, मतलब g कॉमन लेंगे तो M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2। अब आपको डायनेमिक्स ऑफ बॉडी मतलब कभी इस टाइप से दिया होता है, एफबीडी अपन बना लेते हैं कि अगर फोर्स इधर लग रहा है तो एक ही फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, F1 F2 से ज्यादा तो एक हो जाएगा F1 माइनस F2 अपॉन M हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, अगर वो टेंशन निकाले, तो ये मेरे ट्रिक थी, है ना, किसी को ट्रिक मेरी ट्रिक्स भी देखनी है तो वो 20 मिनट की वीडियो देखना ना, वहाँ पता लग जाएगी। इसका सीधा बता रहा हूँ, टी क्या होता है, 2m1 m2g अपॉन M1 प्लस M2 आपका हो जाएगा। ये आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन फ्रिक्शन के ऊपर, है ना। फ्रिक्शन में क्या है, देखो आपके पास क्या क्या होता है, एफ एस क्या होता है, एफ अप्लाइड के बराबर होता है, एफ क्या होता है, म्यू क्यू इंटू एन, के मतलब काइनेटिक, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है, म्यू क्यू इंटू एन। एफ एल क्या होता है, म्यू एल इनटू एन, है ना, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा होता है वो एफ एल होता है, फिर एफ क्यू होता है, फिर एफ आर होता है। एफ आर कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, ठीक है।
ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपकी हो गई। अब जैसे कोई एम के जी मास की एक बॉडी है, उस पे उसके और ग्राउंड के बीच में जो आपके पास जो फ्रिक्शन है वो म्यू हमने लगा रखा है, ठीक है। तो ये बोलेगा कि एफ इसको गिवन है, तो एफ एक्स कितना लगेगा, तो एफ एक्स मिनिमम कितना लगेगा, एफ जी माइनस एफ जो लिमिटिंग लिमिटिंग फोर्स बोलते हैं उसको, है ना। तो कितना लगेगा, एफ मैक्सिमम कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, मिनिमम क्या हो जाएगा, लिमिटिंग को माइनस कर दो, है ना। ये बेसिक। और एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एन के बराबर होता है, और एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, जो आपको पता ही होगा। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, टेन थीटा बराबर म्यू के बराबर होता है। अब एंगल ऑफ, ये बेसिक बेसिक चीजें जो आपको आई थिंक आती होगी। अब कभी भी आपको इस टाइप का ये कुछ आपको दिया हो, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, एम जी साइन थीटा लगता है। इसको याद कर लीजिए कैसे आता है वो हम सबको पता है, नीचे एम जी लगता है, थीटा है, ये एम जी कोस थीटा हो जाएगा, ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ये बेसिक चीज है इसकी, ठीक है, ठीक है। अब ब्लॉक और ब्लॉक सिस्टम, मतलब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, वहां पे आपका फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे आपका एफ आर लगेगा, इसको ए मैक्सिमम है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो कई बार आपको ए मैक्सिमम पूछता है तो किसके बराबर होगा, म्यू जी के बराबर होगा। अब वो इसको यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एफ के है, तो ये एम मैक्सिमम वहां पे भी वही होगा, ठीक है, ठीक है। अभी आपका हो गया बेसिक बेसिक आपकी कंप्लीट फ्रिक्शन की बातें होगी। अब अपन करते हैं वर्क पाउंड एनर्जी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, इसको डिटेल में करेंगे। देखो हर एक चीज आपको ऑलरेडी डिटेल में बेसिक टू एडवांस बताई हुई है, तो प्लीज आप जाके देख लेना, और ऐप के ऊपर से पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आपने पीडीएफ भी गो थ्रू कर ली तो भी आपका बहुत सारा कल्याण हो जाने वाला है, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, डॉट हटाएंगे तो एफ एस कोस थीटा हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ जो फोर्स होता है अलोंग डिस्प्लेसमेंट वाला। जैसे मान लो यहाँ पे एफ कोस थीटा है, ऊपर एफ साइन थीटा है, और इधर 4 मीटर चला है, तो कौन सा फोर्स लेंगे, तो जिस जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो वाला अपन फोर्स लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें वही थी, ये सारी चीजें वही है। अब देखो ये जो वर्क डन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव क्या होगा, जब दोनों के बीच में जो एंगल और 90 डिग्री से कम होगा तो वो पॉजिटिव होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो कोस 90 जीरो होता है, हम जानते हैं, और 90 से ज्यादा होगा तो हम जानते हैं कोस 90 की वैल्यू 90 से ज्यादा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर 90 से कम होता है पॉजिटिव, जीरो पे होगा, 90 पे होगा तो जीरो, और 90 से ज्यादा होगा तो नेगेटिव होगा। ये सारे एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, डिटेल्ड आपको देखना है तो आप वहां देख सकते हो, बाकी मैं पूरा आपको बता ही रहा हूँ। अगर किसी को ऐसे रस्सी घुमाते हैं अपन, अगर ऐसे रस्सी घुमा रहे हैं तो पूछता है सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन लगेगा, तो जो इसका जो है जिधर की तरफ फोर्स लग रहा है और जिधर की तरफ ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो इसलिए ये हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। और कभी भी आपको एफ और एस के बीच में ग्राफ दिया हो तो जो एरिया होता है, चेंज इन मोमेंटम पूछे तो भी तो कहीं के बीच में था, एफ और टी के बीच में था, ये कंफ्यूज मत होना। और एफ और एस के बीच में क्या है, वर्क डन है, इनके बीच में क्या था, इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम था, तो ये चीज भूलना मत, है ना, भूलना मत। वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा कितना होता है, तो एम जी एच होता है, बेसिक बेसिक चीजें। अगर ऊपर की जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, ये सारी केसेस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। चलो 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 अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब किसी बॉडी के मोशन की वजह से उसके अंदर जितनी भी एनर्जी अपन स्टोर करते हैं उसको अपन क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी नाम देते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है, ये स्केलर होती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम से एम करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन टू एम के बराबर हो जाता है। तो काफी बार आपको एक ग्राफ पूछा है, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है पी कोस टू रूट टू एम के ही, तो काफी बार ग्राफ पूछता है तो के ई और एम के बीच में क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होगा। के ई और एम के बीच में ग्राफ क्या होगा, हाइपरबोला होगा। अब आप बोलोगे भैया क्या सेम चीज दो दो बार बोल दिया, अलग अलग बोल दिए, ध्यान से देखो, ये कब होगा, जब आपका v कांस्टेंट होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो के और एम के बीच में ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा, और जब आपका मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो के और एम के बीच में जो ग्राफ है वो हाइपरबोला टाइप का आपका पास हो जाएगा। अब मैं बात करूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर स्मॉल चेंज किया है तो अपन जैसे एरर निकालते वैसे निकालेंगे। अब ये क्या होता है, के इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम होता है, तो एरर में मैंने अभी बताया था जो पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू इंटू डेल्टा पी अपॉन माइनस एम इंटू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। अगर 100% में निकालना है तो तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तीनों को 100 से। अगर लार्ज चेंज होगा तो वही अपना जो तरीका होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इंटू 100 करके अपन निकाल लेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है और ये हमेशा एप्लीकेबल होती है। हर एक थ्योरम जो फिजिक्स में होती है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम भाई साहब ऐसी थ्योरम है कभी फेल ही नहीं होती है ना, हर जगह आपका काम करके देगी, हर जगह आपको आंसर ला के देगी, ठीक है। तो ये हमेशा वैलिड रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, सारे फोर्सेज के लिए, सारे फ्रेम के लिए, सारे मोशंस के लिए, ठीक है। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, यही आपकी जो है वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। अगर देखो किसी थीटा एंगल पे है, यहाँ पे ये मास है, इसको हमने ड्रॉप किया है, तो जब ये इसकी इस मतलब बिल्कुल यहाँ पे आएगा, सीधी लाइन में आएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये बात बहुत बार पूछता है, तो कितना होगा, रूट जी टू जी एल वन माइनस कोस थीटा के बराबर होगा। और ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ये आपको यहाँ पे कुछ गोला टाइप का है, यहाँ से हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है, वो प्याला टाइप का होता है जो हमने ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो रूट टू जी आर होगी। आर क्या है, जो इसकी रेडियस होगी वो होती है, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी अपन डिफाइन नहीं करते, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। तो डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, हमेशा रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। स्केलर होती है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड करते हैं, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं करते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा पी डिफाइन करता है, ठीक है। और डेल्टा यू किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, तो जो ग्रेविटेशनल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, स्प्रिंग वाला होता है, वर्क डन इन क्लोज पाथ भी जो रिवर्सिबल जो होता है वो भी आपका जो है कंजर्वेटिव फोर्स में ही आता है। अब ये बेसिक फॉर्मूला, अगर हाँ कभी कभी आपको पोटेंशियल एनर्जी को कुछ इक्वेशन में दिया होगा है ना, और आपको फोर्स पूछेगा तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जे का जे के साथ, ठीक है। अब चेंज प्रॉब्लम काफी बार पूछता है कि ये चेन जो है इतना पार्ट, चेन आधी लटकी हुई है किसी लकड़ी का एक वो है टेबल है, आधी चेन लटकी है, 1/4 लटकी है, 1/3 लटकी है, या फिर 2/3 लटकी है, मतलब कुछ भी बोलेगा कि इतनी चेन लटकी हुई है, तो आप बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसकी। तो ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो कितना इसका डायरेक्ट में ट्रिक बता रहा हूँ क्या होती है, यू इक्वल टू एम जी एल अपॉन 2n² होती है। एन यहाँ पे क्या है, जितना पार्ट लटका हुआ है, जैसे अगर वो बोले कि L/n लिखा हुआ तो n हो जाएगा, बोले आधा लटका हुआ मतलब L/2 लटका हुआ है तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर बोले 1/4 लटका हुआ मतलब 4, यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो n क्या है, जो नीचे की तरफ की वैल्यू है वो अपन लेंगे, ठीक है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये आपके पास स्प्रिंग है, पहले नॉर्मल थी, मैंने इसको x क्या कर दिया, खींच लिया है, x बढ़ा लिया है। जब भी अपन x बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा यू बराबर हाफ ऑफ के एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये सिंपल सिंपल चीजें होगी। कभी अब काफी बार बोलता है कि एक स्प्रिंग है, उसके नीचे एम मास लटकाया हुआ है हमें, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, जब उसको अगर अपन सडनली जो है वो छोड़ दे तो कितना होगा, एक्स बराबर 2 mg/k के, और जब स्लोली छोड़ दे तो कितना होगा, mg/k। तो स्लोली और सडनली इसके बीच में यहाँ पे अंतर आपको पता होना चाहिए। वो काफी बार बोलता है कि एम मास को अपन ने वी नोट वेलोसिटी से फेंका तो थीटा एंगल पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो कितनी होती है, v इक्वल टू वी नोट स्क्वायर, जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसका स्क्वायर, प्लस 2gl cos थीटा -1 के बराबर होती है। मेन अब इंपॉर्टेंट पावर, पावर के ऊपर क्या आता है, पी एवरेज पूछता है, पावर एवरेज पावर कितनी होती है, तो कितना होता है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम के बराबर होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है भर भर के। या डेल्टा के ई अपॉन टी भी अपन इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो टोटल वर्क डन है आपने अभी पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, टोटल वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस पावर पूछे तो क्या हो जाएगा, dw/dt हो जाएगा। मतलब अपन सिंपली जो आपका वर्क डन है, अगर वो टी की फॉर्म में दिया है, टी के फंक्शन के रूप में दिया है, तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। और इसके अपन में एफ डब्ल्यू को f.ds लिख देता हूँ, तो f.ds/dt। और एक और फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, ds/dt क्या हो जाता है, v हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो p इक्वल टू f.v भी लिख सकते हैं, डॉट हटाएंगे तो एफ वी cos थीटा होगा। तो ये आपके इंपोर्टेंट सारे सारे फॉर्मूले थे, ये हो चुके हैं, ठीक है। अब वर्क एनर्जी पावर तो ये मैंने करवा दिया है ना, करवा दिया है, चेन वाला सब कुछ करवा दिया। चलो, ये एम जी एच अपॉन टी मतलब डब्ल्यू अपॉन टी था, ऊपर से नीचे आने में कितना वर्क डन लगता है, एम जी एच लगता है। ये सारी चीजें मैंने करवा दी है। अब सर्कुलर मोशन की बात कर लेता हूँ। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एवरेज वर्क किसके बराबर होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस डी थीटा। मतलब यहाँ पे क्या सिंपली, वहां पे क्या था, एफ ये था, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा थीटा आ जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूँ, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम के इनवर्स होती है, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr/v हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा तो टी की वैल्यू 2π/ω होगी, टी इक्वल टू 2π/ω या ओमेगा इक्वल टू 2π/t होती है, हम जानते ही है, ठीक है। वी इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। कई बार आप वेलोसिटी पूछता है तो कैसे निकालेंगे, जो रेडियस है और जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो चल रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एसी क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, वो कितना होता है, v² r के बराबर होता है, या फिर ω² r भी लिख सकते हैं ना। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए मैं बात करूं, तो अल्फा एवरेज कितना होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी होता है, या फिर अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, या डी स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो या थीटा को, या सिंगल डिफरेंशिएशन कर दो आप ओमेगा का, ठीक है। ठीक है, ये एसी बंद करना, एसी का रिमोट देना। अब आपको काफी बार ये ए टी भी पूछता है ना, वो वहां पे ए टी क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, या फिर आर अल्फा के बराबर हो जाएगा। और टोटल एक्सेलरेशन वहां से नहीं, ये देना मेरे को, वो तो चालू कर दे, हाँ ये दे दे मेरे को, चालू कर। टोटल एक्सेलरेशन अगर आपको पूछेगा तो कितना हो जाएगा, रूट में
ई 80 प्लस AC का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। 90 डिग्री पे होते हैं तो इनको अपन क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं स्क्वायर करके। दो दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, मैंने आपको बताया था ना यार, दो वेक्टर का 90 डिग्री पे है तो कैसे ऐड करते हैं, रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं रिजल्टेंट लाने के लिए। तो वही रिजल्टेंट लाने के लिए इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट जो अपने वर्क के वहाँ पे 3 इक्वेशन थी, सेम इक्वेशन है, बस वहाँ पे v की जगह ओमेगा कर दिया, u की जगह ओमेगा नोट कर दिया, और a की जगह अल्फा कर दिया। बाकी सारी चीजें सेम है, और जो s था उसकी जगह थीटा कर दिया। बाकी सारी चीजें आपके पास सेम है, ठीक है। ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखो ये घुमाने के लिए पूछता है कि अगर ये अच्छे से घूम पाए उसके लिए सी के ऊपर कितनी स्पीड होनी चाहिए, ए के ऊपर कितनी होनी चाहिए, बी के ऊपर कितनी होनी चाहिए, डी के ऊपर कितनी होनी चाहिए। तो कंप्लीट जो सर्कल करेंगे उसके लिए जो ए के ऊपर मतलब जो इसका बॉटम वाला पॉइंट है उसके ऊपर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, √5 GR या उससे ज्यादा होनी चाहिए। या टेंशन पूछता तो कितनी होनी चाहिए, 6 mg या उससे ज्यादा होनी चाहिए। देखो हर एक चीज मैंने हाथ से लिख के लाई, मैं चाहता था इनको चिपका के ला सकता था, लेकिन मुझे पता है चिपकाने से तुम्हें कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, तुम्हें भी तो लगना चाहिए मास्टर भी तो मेहनत करके लाया है, भैया भी तो मेहनत करके लाया है हमारे लिए। तो इसलिए मैं हर एक चीज लिख के लाया हूँ। 5 दिन की मेहनत है, आपको हो सकता है 2 घंटे में मिल रही है ये चीज, लेकिन मेरे 5 दिन की मेहनत है, बहुत अच्छे से मैंने ये चीज करके लाया हूँ, ठीक है। बी के ऊपर स्पीड कितनी होगी पूरे उस सर्कल के लिए, √3 GR से ज्यादा या इक्वल, या अगर मैं टेंशन पूछूं बी के ऊपर कितना होगा, 3 mg या उससे ज्यादा, ठीक है। सी के ऊपर कितनी होगी मिनिमम, तो √GR के बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, या फिर टेंशन 0 या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट सर्कल की बात हो रही थी ये, ठीक है। अब किसी ये यहाँ पे थीटा एंगल पे वो पूछता कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी या फिर टेंशन कितना होगा रस्सी में, तो टेंशन कितना होता है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r होता है, या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh होता है। तो यहाँ से h कितना निकल जाएंगे, h इक्वल टू r1 माइनस cos थीटा के बराबर आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आता है कि r सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो क्या होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn तक। अगर वो पूछे कि इसका v का सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2। अगर वो पूछे a का सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो m1 a1 प्लस m2 a2 डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें आपकी हो गई है, ठीक है। अगर आपको r सेंटर ऑफ मास पूछे, एक की रेडियस r1 है दूसरे की r2 है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले की माइनस करनी है, तो m1 r1 माइनस m2 r2 अपॉन m1 माइनस m2 हो जाएगा, ठीक है। और r सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, a1 r1 माइनस a2 r2 अपॉन a1 माइनस a2 हो जाएगा। m1 क्या है, जो टोटल मास है वो, m2 क्या है, ये जो गोला है उसको निकाला है वो मास है जो, ठीक है। और जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए भैया जी। हाफ रिंग के लिए जो वाई, ये जो वाई होती है, हाफ रिंग के लिए कितना होता है, 2r अपॉन पाई होती है। हाफ डिस्क के लिए कितना होता है, 4r अपॉन पाई होता है। हेमी स्फीयर के लिए कितना होता है, r/2 होता है। और सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है, 3r/2 होता है आपके पास, ठीक है। होलो कोन के लिए कितना होता है, h/3 होता है। और सॉलिड कोन के लिए कितना होता है, h/4 होता है ये आपके पास, ठीक है। दो जो मास है पुली से लटके हुए हैं, ये m1 है ये m2 है, तो ए सेंटर मास कितना हो जाएगा आपके पास, m1 माइनस m2 का स्क्वायर, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे जो है कंडीशन क्या होती है, एफेक्शनल जो होता है वो 0 होता है, मतलब इनिशियली वो जो है आपका रेस्ट पे है, ठीक है। ठीक है। और अगर जैसे ये m1 है, ये r1 डिस्टेंस पे, ये m2 ये r2 डिस्टेंस पे, तो सेंटर ऑफ मास किस डिस्टेंस पे होगा, तो m1 r1 इक्वल टू अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पे, m1 r1 इक्वल टू क्या कर लेते हैं, m2 r2 करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब काफी बार बोल देता है ये जो इसका मास तो कैपिटल M है लकड़ी का, उसके ऊपर या नाव का, उसके ऊपर एक स्मॉल m मास का एक आदमी बैठा हुआ है, तो ये कितना चलना चाहिए, ये x की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जो पर्सन की l माइनस एक्स की डिस्टेंस होगी वो कितना होगा, कैपिटल M इंटू कैपिटल L अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये कैपिटल M का क्या है यहाँ पे, जो आपका बोट की वे है वो है, ठीक है। चलो, कोलिजन के ऊपर क्वेश्चन क्या आता है जनरली आपका, ई पहले तो आपको ई पता होना चाहिए, ई क्या होता है, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2 होता है। अब इलास्टिक कोलिजन होती है तो उसमें क्या होता है, जो आपका मोमेंटम होता है कंजर्व होता है, मतलब mv आपका कंजर्व होता है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 किसके बराबर हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है तो ये कॉन्स्टेंट होती है, तो हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर के। अब जो अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो ई की वैल्यू 1 होती है उस केस में, तो आपको v1 और v2 पूछ सकता है, मतलब बाद में कोई भी दो दो थे उनकी बाद में स्पीड, कोलिजन होने के बाद कितनी स्पीड होगी, तो v1 कितना होगा, m1 माइनस m2 इंटू u1 जो इनिशियल वेलोसिटी थी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर वो आपको v2 पूछता कि सेकंड की जो वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद वो कितनी होगी, तो m2 माइनस m1 इंटू u2 क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी सेकंड की, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1, u1 क्या है फर्स्ट वाले की, अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर नोटिस करोगे तो आगे v1 वाले में u1 आएगा, पीछे u2 आएगा, सेम v2 वाले में आगे u2 आएगा, पीछे
u1 आएगा। ये चीज आपको नोटिस करने की है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन बिटवीन मूविंग m और nm रेस्ट पे है, तो इसको अपन सीधा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसफर किसके अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल को निकालते तो क्या हो जाता है L/n अपॉन 1 + n का होल स्क्वायर। यहाँ से आप सीधा सीधा आप फ्रैक्शन ऑफ रिटर्न काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, 1 - n अपॉन n+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें आपकी हो चुकी है। अगर कैपिटल एम की वैल्यू बहुत ज्यादा हो स्मॉल एम से, है ना, कैपिटल एम बहुत ज्यादा हो स्मॉल एम से, तो आपके पास जो V2 है, V2 वेक्टर क्या होता है, 2u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन की बात हो रही हो तो। और V2 की अगर बात करते तो कितना होता है, 2u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, तो इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन है। तो अगर इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जब आपके ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछता तो कितना होगा, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u ये रिलेटिव है स्क्वायर 1 - e का स्क्वायर, ठीक है। v1 क्या हो जाएगा, सेम ये चीज लिख देंगे, बस e यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम चीज है यहाँ पे e मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे e+1 हो जाएगा। v2 में भी सेम, यहाँ पे m1 के आगे e मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे e+1 हो जाएगा। बाकी पूरी वैल्यू आपके पास सेम रहने वाली है। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब e की वैल्यू 0 है ना। अगर देखो परफेक्ट इलास्टिक है, e की वैल्यू 1, इन इलास्टिक का मतलब 0 से 1, और परफेक्टली इन इलास्टिक है इसका मतलब क्या है, e की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगी। लॉस अगर आपको पूछता तो कितना होगा, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, काफी बार पूछता है कि इसके कॉलिजन के बाद टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो कैपिटल एच क्या हो जाएगा, स्मॉल एच 1 + e का स्क्वायर अपॉन 1 - e का स्क्वायर, है ना। काफी बार पूछता है ये यू वेलोसिटी से नीचे की ओर टकरा रहा है और ई यू से उठ रहा है, या फिर एच हाइट से टकरा रहा है, ई स्क्वायर एच से उठ रहा है, मतलब कभी भी यू से टकराएगा तो ऊपर उठेगा ई ए यू से, और एच से एच हाइट से टकराएगा तो ऊपर जाते कितनी हाइट तक जाएगा, ई स्क्वायर एच हाइट तक जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट आपको पूछता है कि कितना देर ये हवा में रहेगा, तो टी बराबर क्या होता है, √2h/g, तो अपन जानते हैं, प्लस ब्रैकेट में 1 + e/1 - e कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा कोलिजन हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत समानता है। ग्रेविटेशन को मैंने अभी 10 दिन पहले कराया, तो अच्छे से एक बार जाके देख लेना, 20 मिनट में पूरा बेसिक से एडवांस तक मैंने उसको करवा रखा है, ठीक है, तो उसको जाके देख लेना। न्यूटन्स लॉ उसमें पूरे PYQ जेई मेंस के नीट के सब कुछ करा रखे हैं, तो 20 मिनट को आपको 1.5x की स्पीड में देखते हो तो 13 मिनट में हो जाता है। तो 13 मिनट में अगर आपका एक चैप्टर हो रहा है ग्रेविटेशन जैसा, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान वाली आपकी इसमें बात है। तो अब ये फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, वही एफ बराबर क्या हो जाएगा कि g m1 m2/r² हो जाएगा, और ये पॉइंट मास के लिए, स्फेरिकल मास सिमेट्री के लिए ही वैल्यूड होता है, ठीक है। यहाँ पे g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसके बेसिक बेसिक 4-5 चीजें मैं बता देता हूँ। क्या होती है, ये फॉलो इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, इक्वल इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, कंजर्वेटिव और अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वर्क डन जो है वो आपके पास ना तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है ना पाथ के ऊपर। तो आपको 3 अलग अलग रास्ते देके पूछता है कि वर्क डन किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो ग्रेविटेशन में वर्क डन तीनों का बराबर ही होगा, W1 बराबर W2 बराबर W3, ठीक है। वीकेस्ट फोर्स, ये फोर्स का ऑर्डर है, सबसे ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक न्यूक्लियर, और लास्ट में सबसे कमजोर जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन होता है सबसे कमजोर, लेकिन आपकी नाक में दम कर रखा है मुझे पता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन, मतलब दो, जैसे ये है, इसके ऊपर मैं इधर से भी फोर्स लगाऊं इधर से भी लगाऊं, तो इधर से जो फोर्स लगा रहा हूँ वो उसका रिलेशन इधर वाले फोर्स से नहीं है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो एक फोर्स के द्वारा लगाया हुआ दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये टोटल एफ नेट कितना हो जाएगा, F1 + F2 + F3 हो जाएगा। अब काफी बार पूछता है 2 मास है, तो तीसरा मास हम कहाँ पे लाएं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो कहाँ पे रखना चाहिए, तो x बराबर r/√n+1 है। यहाँ पे n क्या होगा, जैसे अगर पहला मास m है दूसरा मास nm है, तो ये जो जितना मल्टीप्लाई होगा वो n होगा। जैसे अगर एक मास m है दूसरा 4m है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। एक मास m है दूसरा 8m है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये बेसिक बेसिक चीज होगी। अब क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होती है, E क्या होती है, F/m के बराबर होती है। इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर केजी होती है। डायमेंशन क्या होती है, अब देखो बहुत कम जगह है जहाँ पे आपको m की जो डायमेंशन है वो 0 दिखेगी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में जो m जो होता है वो 0 होता है, m0 L1T-2, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार कर रखा है। और पूरा जब मैं क्लास में एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको बताया था। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास कितना होगा, -gm/r², आर कैप, क्योंकि अपन वेक्टर में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है।
अब ये होलो स्फीयर की वजह से कितना होगा, तो हम जानते हैं वही आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली चीज फॉलो होती है इसमें, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, बाहर की तरफ सरफेस में जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर की तरफ जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि होलो है, होलो है मतलब अंदर की तरफ मास नहीं है, खाली है, खोखला है, तो अंदर की तरफ मास ही नहीं है, तो फिर अगर एम की वैल्यू जीरो कर दूंगा तो टोटल जीरो ही हो जाएगा ना, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, अंदर की तरफ कुछ भी नहीं होता, और यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका इनवर्स वाला रिलेशन फॉलो हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ सॉलिड स्फीयर की। अब सॉलिड में तो अंदर की तरफ मास है, तो इसमें आता है ना, इसकी जो क्या होते हैं बाहर की तरफ माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अगर आर रेडियस का है, और अगर मैं अंदर की तरफ बात करूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस जी एम स्मॉल आर, मतलब अंदर की तरफ जो डिस्टेंस अपॉन कैपिटल आर क्यूब, मतलब जो इसकी रेडियस है वो होगी, और इसका ग्राफ जो है वो अंदर की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है। अब ध्यान से देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे स्मॉल आर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ आपका वापस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला हो जाएगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास ऑफ, मतलब कोई रिंग है उसकी वजह से, तो ये भी अपन ने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छे से पढ़ा है, ये क्या हो जाएगा, जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, एक्स क्या है ये वाली डिस्टेंस, आर क्या है इसकी रेडियस हो जाएगी, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ होगा, तो ये आर बराबर प्लस माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस आर बाई रूट टू पे मैक्सिमम मिनिमम होगा। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कोई थीटा एंगल की आर्क दे रखी है और वहां पे आपको आपको ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो कितनी होगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पाई करोगे थीटा बाई टू मतलब पाई बाई टू करोगे, तो पाई बाई टू कितना होता है 90 होता है, तो 91 हो जाएगा, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर पाई बाई टू है ना, तो 2 जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर वो हाफ रिंग की बात करें तो हाफ रिंग में थीटा पाई होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी क्या होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती है ना। अगर आपको यहाँ पे वो बोल दे रो की फॉर्म में, तो एम इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जी नोट हो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर इंटू रो। तो जी और आर के बीच में अगर कभी रिलेशन पूछे, रो कांस्टेंट बोल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आएगा, और जी और आर के बीच में ही रिलेशन पूछा लेकिन मास कांस्टेंट बोल रहा है तो इस तरह का आएगा। तो कभी भी इनके बीच में ग्राफ दिया हो तो आप देखना मास कांस्टेंट है कि आपका डेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों में ग्राफ चेंज हो जा रहा है। अगर वो पूछे एच हाइट के ऊपर जो है इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये कितना होता है, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो ये कितना होता है, जी नोट आर स्क्वायर अपन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, अगर एच जो है छोटा है आर से, जैसे 5, 10, 20 किलोमीटर ही है, क्योंकि जो रेडियस होती है अर्थ की वो तो 6400 किलोमीटर होती है, अगर वो 5, 10, 20 किलोमीटर में पूछे तो कितना होगी, जी एच बराबर जी नोट 1 - 2 एच अपॉन आर हो जाएगी। और परसेंटेज चेंज भी बहुत बार पूछता है कि कितना परसेंट चेंज होगा, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू ये जो है वो आगे आ जाएगा, तो -2 एच अपॉन आर इंटू 100 हो जाएगा। अगर वो डेप्थ में पूछता है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 2 एच की जगह डी आएगा और कोई अंतर नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, 2 एच की जगह डी आएगा, तो यहाँ पे डी जो है 2 एच के बराबर हो जाती है, ठीक है। अगर वो पूछता है कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब अर्थ अगर खुद के एक्सिस पे ही रोटेट कर रही है तो कितना वो होगा, तो जी इफेक्टिव कितना होगा, जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोसिस वाई थीटा, थीटा जिस एंगल पे कर रही है, ओमेगा जिस एंगुलर वेलोसिटी से कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, तो अगर थीटा की वैल्यू 92 करूंगा तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये माइनस वाली वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये मैक्सिमम होगा, तो ये ध्यान रखना 90 पर ये मैक्सिमम होता है, ऐसा मत सोचना कोस थीटा है 90 पे तो जीरो होगा तो मिनिमम कर देंगे, नहीं, ये जीरो होगा तो ये माइनस वाली वैल्यू जीरो होगी, तो ये जीरो होगी तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो कोस 90 पे ये मैक्सिमम होता है, कोस जीरो पे ये मिनिमम होता है। इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो 0.34% कम होता है पोल से, मतलब पोल पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, पी जो है वहां पे ज्यादा होता है और ई पे कम होता है, ठीक है। ये पीवाईक्यू में आ चुका है, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे लिखा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वही वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और v इक्वल्स टू यू बाई एम हो जाएगा, आई इक्वल्स टू एफ बाई एम हो जाएगा, डी ओ बाई डी आर, जो मैंने आपको पहले बताया वर्क पावर एनर्जी, सारी चीजें सेम चलेगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन सेल या फिर यूनिफॉर्म सॉलिड सेल। थिन सेल की अगर मैं बात करूँ तो अब बाहर की तरफ कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन आर, सरफेस पे माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, और अंदर की तरफ भी जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होता है, तो इसलिए अंदर की तरफ कॉन्स्टेंट होता है, तो कॉन्स्टेंट और फिर ये इनवर्स वाला, ठीक है। और अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूँ तो माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन आर, और अंदर की तरफ कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन 2 r क्यूब, ब्रैकेट में 3 r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और इसका जो ग्राफ होता है वो सबसे यूनिक होता है, पूरे फिजिक्स में ऐसा कोई ग्राफ नहीं होता है ना, ये सिर्फ इसी का होता है, ये कैसा एस शेप का होता है। सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होती है ना, सेम चीज आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होती है, ये एस शेप का कुछ ग्राफ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, तो कितना होता है, माइनस जी एम अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर वी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर होता है, ठीक है। क्या वो बंद हो गया क्या, इसको इससे चार्ट लगा ले, ये है एप्पल वाला, ये वो रहा, हाँ, नहीं नहीं ये हाँ हाँ वही वही, चलो चलो चलो। अगर ये मान लो ये आर्जिंग दे तो माइनस जी एम अपॉन आर होता है, ठीक है, मेरी सारी चीजें डिस्चार्ज हो चुकी है,
आपको पढ़ाने के चक्कर में, ठीक है। ग्रेविटेशन आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास बन रही है, फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत तगड़ी क्लास आने वाली है, तो उसको छोड़ना मत। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो अर्थ मास सिस्टम है उसकी कितनी होगी, डेल्टा यू बराबर एम जी एच अपॉन वन प्लस एच बाई आर, या एम जी एम एम एच अपॉन आर स्क्वायर वन प्लस एच बाई आर का, अगर एच हाइट पे हो तो, ठीक है, ठीक है। एस का वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वी ई बराबर रूट में जी एम अपॉन रूट टू जी एम अपॉन आर, या रूट टू स्मॉल जी आर, या फिर 8/3 जी रो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रो अगर कांस्टेंट होगा तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, अगर मास कांस्टेंट होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर है। तो इसके बीच में भी ग्राफ बनेगा, तो इस चीज को अच्छे से देख लेना, ठीक है। इन्फिनिटी पर क्या होगा, एट इन्फिनिटी पर जो वी जी है वो ज्यादा होता है वी एस्केप से, है ना, जो ग्रेविटेशनल वेलोसिटी ज्यादा होती है एस्केप से, तो ये कितना हो जाएगा, वी इन्फिनिटी रूट में वी जी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर। अगर वी ई ज्यादा है वी जी से, तो जो एच मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, आर अपॉन वी ई स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर अपॉन वी जी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एस का वेलोसिटी फ्रॉम हाइट एच फ्रॉम द सरफेस, अगर एच हाइट पे पूछे तो एच का वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी इक्वल टू रूट टू जी एम अपॉन आर प्लस एच। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ पूछे तो कितनी होगी, रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। अगर दोनों में अंतर देखोगे तो ये रूट टू टाइम्स ज्यादा होगा, बस दोनों में वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू वी ओ, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। सैटेलाइट जो है नियर अर्थ सरफेस उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, रूट जी आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एनर्जीज ऑफ सैटेलाइट का क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। काइनेटिक क्या होती है, जी एम एम अपॉन टू आर प्लस एच, और टोटल कितनी होती है, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर प्लस एच। अगर देखोगे तो जो साइन है वो पोटेंशियल को टोटल एनर्जी के सेम होते हैं, नेगेटिव होते हैं, दोनों नीचे की तरफ बनती है, देखो अब ज्यादा नीचे कौन बनेगी, ये देखो ये दुगनी है, पोटेंशियल दुगनी है, तो ज्यादा नीचे दुगनी मतलब पोटेंशियल, फिर काइनेटिक सॉरी फिर टोटल, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो काइनेटिक पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट पूछा तो कितना होता है, टू पाई आर अपॉन वी नोट क्या है, यहाँ क्या ऑर्बिटल की वेलोसिटी हो जाएगी। इसको वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, टी वन दे देगा, आर वन दे देगा, आर टू दे देगा, टी टू की वैल्यू पूछ लेगा, तो टी वन अपॉन टी टू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टू आर वन अपॉन आर टू की पावर थ्री हो जाएगी, है ना। तो इससे अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। केपलर्स लॉ है वो क्या होता है, वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम क्या हो जाएगा, आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम हो जाएगा, और ये ए वन प्लस ई अपॉन ए वन माइनस ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डी अपॉन डी टी जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, या फिर एल अपॉन टू एम जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। आर मीन जो अपन कैसे निकालते हैं, आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम अपॉन टू से निकालते हैं, और टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, माइनस जी एम एम अपॉन आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम कर सकते हैं। ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल यहाँ पे कंप्लीट, है ना पूरा। अगर आपको देखना कोई भी चैप्टर आपको कम समझ में आए, चुपचाप से जाना मेरी 20 मिनट की वीडियो 1.5x की स्पीड में देखना, 15-17 मिनट में आपका पूरा पीवाईक्यू के साथ फॉर्मूला रिवीजन बेसिक टू एडवांस हो जाएगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन में क्या है, आई अपन जानते हैं क्या होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, कोई रोड है तो इसके अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की बात करूँ तो एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री होता है, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है, ठीक है। किसी थीटा एंगल पे तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रिंग और होलो सिलेंडर की बात करूँ तो कितना होगा, एम आर स्क्वायर होगा, और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर की बात करूँ तो कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं होलो स्फीयर की बात करूँ 2/3 एम आर स्क्वायर होगा, सॉलिड स्फीयर की बात करूँ 2/5 एम आर स्क्वायर होगा, होलो कोन की बात करूँ तो एम आर स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, और सॉलिड कोन की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 3/10 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, है ना, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्सिस जो थ्योरम होती है वो क्या बोलती है, आई जेड जो होता है वो किसके बराबर होता है, आई एक्स। ये देखो ये तीन होते हैं, ये जेड ये वाई ये एक्स, तो आई जेड जो होगा वो किसके बराबर होगा, आई एक्स और आई वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ तो कितना आता है, एम बाई टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आ जाएगा। ये जो है ये एक्सिस है, ये जो है एक्सिस के बारे में दिया है। स्क्वायर की बात करूँ तो देखो इसका तो एम एल स्क्वायर बाय 12 आएगा, इस रेक्टेंगल में भी आएगा, इसका एम बी स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा, है ना, एम बी स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं किसी ट्राइंगल की बात करूँ तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे अगर इसकी एच हाइट है टोटल तो कितना हो जाएगा, एम एच स्क्वायर अपॉन सिक्स हो जाएगा। आई इक्वल्स टू क्या होता है, एम के स्क्वायर होता है, के को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गाइरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गाइरेशन कहते हैं। तो क्या होता है आपका, क्या होता है, तो क्या होता है बताओ, बताओ तो क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, तो बराबर क्रॉस हटाएंगे तो आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, तो बराबर आई अल्फा भी होगा, यहाँ पे अल्फा एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना एक्सेलरेशन है। के बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, और पी बराबर क्या होता है, टो डॉट डब्ल्यू होता है, या फिर इसको मैं टो डब्ल्यू कोस थीटा भी लिख सकता हूँ, या डब्ल्यू बराबर टो डॉट थीटा होता है। एल क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, मतलब ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला जहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो एक्सटर्नल मतलब एल क्रॉस टू यहाँ पे क्या होता है, एम वी आर होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ एंगुलर मोमेंटम होता है वो,
तो एक्सटर्नल क्या होता है, डीएल अपॉन डी टी होता है। इफ तो एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे अगर ये जीरो है तो मतलब किसी का भी अगर डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, मतलब वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। तो अगर मैंने इसको जीरो मान लिया, मतलब एल यहाँ पे जो है कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, आई ओमेगा इक्वल टू आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा कर टू कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये जो है ये डी वन डिस्टेंस पे, डी टू डिस्टेंस पे, यहाँ पे एफ टू फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एफ वन फोर्स लग रहा है, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप चार में से कोई भी एक चीज पूछे तो एफ वन डी वन इक्वल टू एफ टू डी टू करके अपन निकाल सकते हैं। ये पुली है जो आर रेडियस की है, आई इसका क्या है अपने पास, ये है एम टू एम वन है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वन माइनस एम टू इंटू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ना, आई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सॉलिड की क्या होती है, ये नया चैप्टर आपके पास आ गया है। देखो इसमें क्या है, आपको जनरली क्वेश्चन या तो स्ट्रेस के ऊपर पूछता है तो क्या होता है, एफ बाई ए होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल होता है। और जो आपका वाई होता है यंग मॉडुलस, वो क्या होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, मतलब एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब एफ बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये एम मास है, फिर ये है जो रस्सी का मास, अगर ये जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी एल अपॉन ए वाई, तो इसके लिए थी, लेकिन यहाँ पे जो है आधी हो जाएगी, एम बाई टू जी एल अपॉन ए वाई हो जाएगी, ठीक है। चेंज मतलब कितना हो, डेल्टा एल मतलब कितना चेंज हुआ है आपके पास, वो वाली चीज है, ठीक है। चलो, चलो नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, या हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर को मैं चेंज करके लिखूंगा तो वाई ए अपॉन एल डेल्टा एल स्क्वायर के बराबर होगी, या फिर हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा एल के बराबर होगी, या इसको मैं यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू, मतलब पोटेंशियल अपॉन वॉल्यूम, मतलब हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन भी लिख सकता हूँ। तो कभी भी आपको ये वाली चीजें क्वेश्चन में दी हो, सीधा स्ट्रेस देगा स्ट्रेन देगा और आपको ये पूछेगा, तो आप निकाल सकते हो, है ना, निकाल सकते हो। चलो 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 चलो, और तो क्या है आपका काम की चीज, ये तो सारी आपको पता होगी, है ना। बी क्या होता है, बी क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी होता है, डेल्टा वी अपॉन इसको मैं क्या लिखता हूँ, डेल्टा रो बाई रो लिख सकता हूँ। यहाँ पे के क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पे देखो के जो वहां पे था रोटेशन में, वो क्या था, रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। और यहाँ पे क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है, जो किसके बराबर होता है, बल्क मॉड्यूलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो ये एल लेंथ थी उसको थोड़ा बड़ा करके डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल कर दिया, तो सिग्मा क्या हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, लेटरल है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ए अपॉन वाई कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन जी प्लस वन अपॉन बी, वाई की पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, दूसरे में क्या हो जाएगा, टू जी वन प्लस सिग्मा, और तीसरे में क्या हो जाएगा, वाई बराबर थ्री बी वन माइनस टू सिग्मा के बराबर हो जाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और फ्लूइड की बात करते हैं, इसमें काम की चीज क्या है, आपको क्या पूछता है, डेल्टा पी बहुत बार पूछता है, तो ये कितना हो जाएगा, रो जी एच के बराबर होता है। पी नोट कितना हो जाएगा, जो ओरिजिनल वाला है, मतलब जो शुरुआत वाला है, इनिशियल वाला है, वो कितना हो जाएगा, रो जी एच के बराबर हो जाता है। पी गैस माइनस पी नोट पूछता तो कितना किसके बराबर होगा, रो जी एच के बराबर होता है। पास्कल लो क्या कहता है, एफ वन अपॉन एफ ए वन इक्वल टू एफ टू अपॉन ए टू, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, एफ वन अपॉन ए वन इक्वल टू एफ टू अपॉन ए टू। एफ वन क्या है, यहाँ पे जो फोर्स लगा है, एफ टू क्या है, यहाँ पे जो फोर्स लगा है, ए वन इसका एरिया, ए टू इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब टेन थीटा पूछता है यहाँ पे बहुत बार, तो ए वाई जी के बराबर, टेन थीटा क्या है, ये फ्लूइड है, यहाँ से थीटा एंगल पे ये बना हुआ है, तो ये थीटा एंगल पे पूछता तो ये होता है पी वन माइनस पी टू क्या हो जाएगा, रो एल इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, रो एल इंटू ए हो जाएगा। अब जो है आपका बियॉन्ड फोर्स है, वो भी बहुत बार पूछता है, बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, वी डी इंटू रो एल इंटू जी। यहाँ पे जो वी डी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेस्ड जो वॉल्यूम होगा, जैसे यहाँ पे अपन ने कुछ भी अपन ने रखा है, तो यहाँ पे पहले पानी था तो पानी हट गया, अपनी वो ऑब्जेक्ट चला गया, तो जो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसको अपन क्या कहते हैं, वीडी कहते हैं, मतलब उस वॉल्यूम को अपन वीडी कहते हैं। और जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जो नीचे वाला पानी हटा है तो फोर्स भी लगाएगा उसको ऊपर की तरफ कि मुझे क्यों हटा रहा है भैया, मुझे मत हटाओ, तो जो फोर्स हटा रहा है उसको क्या कहते हैं, बुयंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है, और अपरेंट वेट की जो आता है वो कितना आता है, डब्ल्यू माइनस एफ बी, मतलब वर्क डन माइनस जो आपके पास बुयंट फोर्स है वो आता है। तो एम जी जो बराबर है इसमें, एम इसमें अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ एफ बी लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, तो एम जी किसके बराबर हो गया, आपका बुयंट फोर्स के बराबर हो गया। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो जो आपके पास रो बी सॉरी वी बी इंटू रो बी बराबर क्या आ जाएगा, वी टी इंटू रो एल आ जाएगा। यहाँ से ही बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। डायनेमिक्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, इससे काफी बार क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आपके। इनकी वैल्यूज आप पुट करोगे तो वी पी प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच किसके बराबर होगी, के बराबर होगी, और इसी को चेंज करके ये लिखा है। विस्कोसिटी की मैं बात करूँ तो विस्कोसिटी क्या होती है, एफ अपॉन ए अपॉन वी अपॉन एल के बराबर होते हैं, जिसको अपन क्या लिखते हैं, सिक्स पाई नीटा इंटू आर वी के बराबर लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, और वीटी जो है इस रिलेशन से क्या होता है, आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, ये ध्यान रखना, कभी ग्राफ भी पूछ सकता है।
ठीक है। अब वो बोलता है कि ये टोटल अगर हाइट जो है एच है किसी बर्तन की, उसमें ऊपर से जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहां से स्मॉल एच हाइट पे हमने कोई होल कर दिया, तो वो आपका पानी गिर रहा है, तो पानी जो है आपका जो बर्तन होगा ऑब्जेक्ट होगा उससे कितनी डिस्टेंस दूर जाके गिरा है, तो आर बराबर कितना होगा, √2 स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या है, जो पानी से ऊपर लेवल से नीचे जहाँ पे होल किया वहां की हाइट, और कैपिटल एच क्या है, टोटल जो आपका जो भी ये बर्तन है उसकी हाइट। ठीक है, ठीक है। और मैं आर मैक्स अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपन को लेके जाना है तो फिर बिल्कुल आधी हाइट पे उसको छेद करना चाहिए आपको ना। और काफी बार पूछता है कि ये जो कैपिटल आर है उसको स्मॉल आर के, अगर कोई एन स्मॉल आर की रेडियस के कैपिटल आर का बना रहे हैं बबल, आपका एन स्मॉल बबल जिनकी रेडियस स्मॉल आर है, अगर वो एक कैपिटल आर बॉडी का रेडियस बना रहे हैं तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, n⁻⁴ इंटू स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक ये हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस, ये वॉल्यूम फ्लो रेट, ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता है। सरफेस टेंशन क्या होती है, F/L होती है, हम सब जानते हैं। सरफेस एनर्जी क्या होती है, S × A होती है। एस क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन ही है। ठीक है। ड्रॉप्स के यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, ये PI - PO मतलब इनिशियल वाली जो है वो किसके बराबर होगी, 2s/r के बराबर होगी। PMI अगर ये ड्रॉप बबल के रूप में रहती है तो ये 4s/r के बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये H1 R1 = H2 R2 हो जाएगा। H क्या है, जहां से लिक्विड के ऊपर की तरफ लिया हुआ है। स्मॉल आर क्या है, जो इसकी रेडियस है वो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो H = 2s cos θ/ρ rg के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आर क्या है, ये जो ट्यूब है उसकी रेडियस है, ये ध्यान रखना। आर जो है वो ट्यूब की रेडियस होती है। थर्मोडाइनमिक्स की अब मैं बात कर लेता हूँ। थर्मोडाइनमिक्स में क्या है, वर्क डन बाय, देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये बड़ा अंतर होता है। बाय द गैस, मतलब या तो गैस के ऊपर काम करें या गैस खुद काम करिए। तो वर्क डन अगर मैं बाई द गैस करूँ, तो जैसे ये पिस्टन लगा हुआ है तो वर्क डन बाई द गैस क्या होगा, P⋅ΔV होगा। इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2 तक। ठीक है। V1 क्या इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या फाइनल वॉल्यूम, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, P⋅ΔV आ जाएगा, मतलब P(V2 - V1)। अब ध्यान से देखो यहाँ पे V2 ज्यादा रहेगा V1 से, तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो अगर इसका एक्सपेंशन हो रहा है मतलब V2 ज्यादा है तो आपके पास वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अगर इसका कंप्रेशन हो रहा है मतलब V1 ज्यादा है V2 से, है ना, तो कंप्रेशन हुआ तो नेगेटिव वर्क डन आएगा। ठीक है। और कभी भी आपको पीवी ग्राफ दिया हो, उसका एरिया अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन पूछा और पीवी ग्राफ दिया हो तो सीधा सीधा उसका एरिया अपन को निकाल लेना है। साइक्लिक की बात करूं तो साइक्लिक में जो वर्क डन होता है आपका, वो सिंपली जो साइक्लिक होता है उसका एरिया ही निकाल लो ना, एरिया ऑफ साइकिल निकाल लो, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। अगर वो, अब ध्यान रखना, अब वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ पे जो ध्यान से देखोगे तो ये एरिया ज्यादा हो गया, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब जब भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और वो अगर, तो जैसे अगर कोई भी आपको साइक्लिक प्रोसेस दी है उसमें एंटी क्लॉकवाइज उसको शो कर रखा है तो उसको वर्क डन पॉजिटिव आएगा। लेकिन उसने अगर क्लॉकवाइज शो कर रखा है ना, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉक अगर क्लॉकवाइज शो कर रखा है तो नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज कर रखा तो पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया। क्लॉकवाइज करेगा तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसका एरिया इधर ज्यादा है। हाँ, क्लॉकवाइज करेगा तो पॉजिटिव आएगा और एंटी क्लॉकवाइज करेगा नेगेटिव आएगा। क्यों, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्लॉकवाइज में यूं जाएगा तो ये इतना एरिया हो जाएगा, माइनस ये इधर गया तो ये इतना एरिया, मतलब जो बड़ा जिसमें से माइनस करना है वो एरिया बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज में वो ऐसा आएगा तो ये वाला एरिया कम, मतलब यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है तो ये वाला वी आपके पास जो है माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे ये आपका दिया हुआ है, ये अगर आप वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, πr² निकालते हैं। पाई, अब यहाँ पे r² नहीं कर सकते तो V1 - V2/2, और ये क्या था, P2 - P1/2। अब अपॉन 2 क्यों किया है, क्योंकि इसकी रेडियस तो आधी होती है ना, पूरी थोड़ी होती है, रेडियस तो आधी होती है। ठीक है, वही चीज़ थी। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, यूनिट मोल जो होता है उसको 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है उसी को मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C = ΔQ/N∆T, या फिर ΔQ = NC∆T के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। और ये डिपेंड प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। सीवी क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर लेते हैं। सीपी क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर लेते हैं। सीवी = क्या होता है, FR/2 होता है। एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। मोनो एटॉमिक के लिए कितनी होती है, 3 होती है। डायमेट्रोमिक के लिए 5 होती है। ट्राई के लिए 6 होती है। अब इसमें ट्रांसवर्स और रोटेशनल कितनी होती है वो आप देख लीजिए। CP = क्या होता है, R1 + F/2 होता है। और CP - CV = कितना होता है, R होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, मेयर्स रिलेशन कहते हैं। काफी बार क्वेश्चन सीधा आता है, मेयर्स रिलेशन क्या होता है, तो CP - CV = R आता है। तो CP/CV क्या होता है, गामा के बराबर होता है। इसको अपन क्या कहते हैं, एडियाबेटिक कोफिशिएंट कहते हैं ना, एडियाबेटिक कोफिशिएंट कहते हैं। और गामा और एफ में भी एक रिलेशन होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम
फ्रीडम और गामा में क्या रिलेशन होता है, 1+2/f का बराबर होता है। और वापस मैं बताता हूँ, गामा जो होता है उसकी वैल्यू एफ के लिए मोनोएटॉमिक के लिए कितनी होती है, 5/3, डायटोमिक के लिए 7/3, ट्राइएटोमिक के लिए 4/3 होती है आपके पास, ठीक है। आइसोथर्मल नाम से पता लग रहा है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, जहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल बोलेंगे, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, एनसी डेल्टा टी होता है, तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। अब आइसोथर्मल तो टेम्परेचर को कांस्टेंट हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है, 0। अरे टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पहले भी 10 था अभी भी 10 है, कांस्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 10 - 10 0। तो अगर नीचे वाली वैल्यू में 0 कर दूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन बनता है कि जो आपका मोलर स्पेसिफिक हीट होती है इनफाइनाइट किस में होती है, तो आइसोथर्मल में होती है। एडियाबेटिक की बात करूँ तो डेल्टा क्यू 0 होता है, डेल्टा क्यू 0 तो मैं इसको 0 कर दूंगा, तो आपके पास जो ये आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, 0 आएगी। तो एक में इन्फिनिटी होती है, एक में 0 होती है। इन्फिनिटी काई में होती है, आइसोथर्मल में। 0 काई में होती है, एडियाबेटिक में होती है, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट एमएसएच की बात कर रहा हूँ। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ द एनर्जी क्या होता है, यू इक्वल टू F/2 एन के टी। आप याद रखो, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, टी क्या है, टेम्परेचर है, और यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है। यू इक्वल टू इसको एनआरटी लिख सकता हूँ, एन के टी इक्वल टू एनआरटी होता है, अपन जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। तो ये स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैपिटल एम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैपिटल तो बड़ा है मॉलिक्यूल, स्मॉल है तो छोटा है मोल, ऐसे याद कर सकते हो आप, है ना। डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, F/2 एनआर इंटू डेल्टा टी होता है। और अगर ये कॉन्स्टेंट वो है, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं, एफ एल ओ टी बोलता हूँ इसको। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू होता है ये पाथ फंक्शन होता है, मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो डेल्टा यू होता है वो पाथ फंक्शन नहीं होता, स्टेट फंक्शन होता है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो कभी भी आपको इंटरनल एनर्जी के लिए बोले तो वो आपके पास स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, तो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो कई बार वो डायग्राम बना के दे देगा, एक में पाथ ऐसा है, एक में ऐसा है, एक में ऐसा है, तो तीनों में आपको बताओ डेल्टा यू किस वजह ज्यादा है, तो तीनों का सेम होगा क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर इसका साइन कन्वर्जेंस की बात करूं तो डेल्टा क्यू है, अगर हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को अपन हीट देते हैं, किसी को अपन पैसे देते हैं, तो पॉजिटिव होता है, तो इसको अपन कहते हैं पॉजिटिव होगा। अगर हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, अगर वो मना कर दे तो फिर नेगेटिव हो जाता है ना, अरे मना कैसे कर दिया, तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। डब्ल्यू क्या है, अगर वर्क डन बाय द गैस, गैस खुद काम, जैसे मैं खुद काम करूंगा तो मैं पॉजिटिव होऊंगा ना, ये मैंने खुद ने किया है तो पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द गैस, कोई अगर मेरे ऊपर आके काम करेगा तो मैं नेगेटिव, अरे यार मेरे ऊपर कैसे कर रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाऊंगा। डेल्टा यू की बात करो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी टी होता है ना। तो जो पूरा का पूरा टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। आइसोकोरिक नाम से पता लग रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट तो देखो वर्क डन क्या था, पी डेल्टा वी था। अगर वी कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा वी 0 हो जाएगा, मतलब आपके पास जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। तो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वर्क डन 0 होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होता है, पी और टी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये वाला ग्राफ आ जाता है। और अगर वर्क डन 0 हो गया तो डेल्टा क्यू ही आपका डेल्टा यू के बराबर हो जाता है। तो इसमें जो आपकी हीट एक्सचेंज है वो किसके बराबर हो जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाती है। आइसोबारिक नाम से पता लग रहा है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। और ये इकलौता ऐसा चीज है जिसमें कुछ भी जीरो नहीं होता है। आपने नोटिस किया तो आइसोथर्मल जो था उसमें क्या जीरो होगा, आइसोथर्मल में आपका इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो क्या होती है, एनसीवी डेल्टा टी होती है। तो डेल्टा टी अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। और यहाँ पे जो है आपका कोई भी जीरो नहीं होता आइसोबारिक में। आइसोकोरिक में क्या है, वर्क डन जीरो हो रहा था, और एडियाबेटिक में आपका जो है डेल्टा क्यू जीरो हो रहा था। तो सब जगह कुछ ना कुछ जीरो होगा, सिर्फ एक जगह जीरो नहीं होगा आइसोबारिक में, ठीक है। कंसेप्ट बता देता हूँ, कभी आपको पूछता है कि कितनी हीट सप्लाई की और कितना वर्क डन हुआ, तो डेल्टा डब्ल्यू अपन डेल्टा क्यू पूछता है, तो सीधा आप याद रखो गामा माइनस वन अपन गामा। गामा की वैल्यू पता है, मोनोटोनिक के लिए 5/3, डाई के लिए 7/3, 5 वो मैंने आपको पीछे बता दिया, जाके देख सकते हो। आइसोथर्मल की मैं बात करता हूँ, पीवी कांस्टेंट होता है, पीवी कांस्टेंट मतलब पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो इसको P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, स्लोली की बात हो रही है तो इसमें वर्क डन कभी पूछा था, NR ln V1 V2 अपॉन V1 इक्वल टू NR ln P1 NRT ln P1 अपॉन P2, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें ये सारी मैंने आपको बता दी है। टेम्परेचर कांस्टेंट सी इन्फिनिटी कैसा है पता है ना, क्योंकि डेल्टा टी जीरो होगा, डेल्टा टी जीरो नीचे की तरफ है तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा यू जो है वो जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी टी होता है, डेल्टा टी जीरो, इसलिए डेल्टा यू भी आपके पास जीरो हो जाएगा। ये इस तरह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का आपका ग्राफ बनता है, और इसकी जो स्लोप होती है वो -P/V के बराबर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडियाबेटिक की। यहाँ पे जो है जो इंसुलेटेड वॉल्स होती है, तो इसको डेल्टा ये जीरो होता है, वर्क डन इसमें कैसे निकालते हैं, P1 V1 - P2 V2 अपॉन गामा -1 या NR
T1 माइनस T2 अपन गामा माइनस वन से निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, टी वी गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट होता है, पी वन माइनस गामा और टी गामा कॉन्स्टेंट होता है। और इसके इसमें भी सेम ही ग्राफ आता है, लेकिन इसमें जो स्लोप आती है वो गामा ज्यादा होती है। तो काफी बार आपको क्वेश्चन पूछ देता है एडियाबेटिक और जो आपके पास आइसोथर्मल है उनकी स्लोप में क्या अंतर है। तो जो एडियाबेटिक की स्लोप है वो गामा ज्यादा होती है। तो कभी भी आपको दो ग्राफ दे तो जो नीचे वाला होगा वो एडियाबेटिक होगा हमेशा, क्योंकि उसकी स्लोप ज्यादा है कंपेयर टू आपका कौन सा आइसोथर्मल, ठीक है। अगर रो हो क्वेश्चन में तो एम वी इक्वल्स टू एम अपॉन रो करके अपन कर लेंगे। और ये दो आप बचे तो ऊपर वाला कौन सा आइसोथर्मल, नीचे वाला कौन सा होगा एडियाबेटिक होगा, मैंने आपको बता दिया। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी इक्वल्स टू एन आर टी होती है या पी इक्वल्स टू एन के बी इंटू टी होती है। डेंसिटी अपन कैसे निकालते हैं, पी इक्वल्स टू रो आर टी अपॉन एम ओमेगा से निकाल सकते हैं। डब्ल्यू सॉरी मोलिकुलर वेट, ये क्या है मोलिकुलर वेट यहाँ पे। पी इक्वल्स टू क्या होता है, रो के बी इंटू टी अपॉन एम होता है। पी एम इक्वल्स टू रो के टी होता है, रो इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर टी होता है, रो इक्वल्स टू पी एम अपॉन के टी होता है। सारे के सारे फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हर फॉर्मूला अलग अलग जगह होता है। गैस लो मेनली तीन लो पढ़ते हैं अपन। एक तो आपका कौन सा होता है ये कौन सा है, चार्ल्स लो होता है, आपका गेलुसेक लो होता है और एक बॉयल्स लो होता है। चार्ल्स लो में आपका पी कांस्टेंट होता है, वी और टी के बीच में ग्राफ ऐसा टाइप का आ जाएगा। ये केल्विन में होता है, काफी बार कंफ्यूज करने के लिए डिग्री सेल्सियस में दे देता है, डिग्री सेल्सियस में -273 केल्विन तक होता है, तो ये यहाँ तक जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो ये यहीं से निकलता है जी, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा। तो कहीं पे भी आप एक जगह यहाँ बना लोगे तो V1 V2, अब आप देखोगे तो V1 ज्यादा है V2 से, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो P2 ज्यादा हो जाएगा P1 से, ठीक है। इस टाइप से आपको बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो पीवी कांस्टेंट हो जाएगा तो P और V के बीच में ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। इसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। अब इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस काफी बार पूछता है, तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बता दिया है। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, F/2 NRT या NKT के बराबर होती है। F जो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है, रोटेशनल 0, ट्रांसलेशन 3, डायटोमिक के लिए 5 होता है, R2T3, और ट्राइटोमिक लीनियर की नॉन लीनियर के लिए 6 होता है, लीनियर के लिए 5 होता है ना। तो 6 में 3 3 हो जाएगा, 5 में 8 2 हो जाएगा, टी तो 3 ही रहेगा। टी अगर आप चीज नोटिस करोगे, टी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और नीचे भी 3 ही है, तो टी हमेशा जो है वो 3 ही रहता है, ठीक है। और के की वैल्यू आपके पास 1.38 इंटू 10⁻23 होती है, ध्यान रखना। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है। अब यहाँ पे तीन चीजें होती है, वी आर एम एस क्या होता है, √3 RT अपॉन मोलिकुलर वेट, वी एवरेज कितना होता है, √8 अपॉन पाई RT अपॉन मोलिकुलर वेट, और वी जो मोस्ट प्रोबेबल होता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल मतलब मैक्सिमम जो आपके पास वहाँ पे जो भी आपके पास पार्टिकल्स है उनकी जो स्पीड है उसको अपन कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल। मतलब अगर 100 है, 100 में से 20 30 35, मतलब सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है उसको अपन मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। तो कितना होता है 2 RT अपन मोलिकुलर वेट। तो इन तीनों में आप नोटिस करोगे तो ज्यादा वी आर, ये बहुत बार रिलेशन आता है किसकी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा वी आर एम एस, फिर वी एवरेज, फिर वी मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। ठीक है, वी आर एम एस को अपन √3 P और OB लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, सबसे ज्यादा RMS, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। तो ये पूरी चीजें मैंने आपको बता दी है। मीन फ्री पाथ का होता है दो टक्कर के बीच में जो दूरी होती है, दो कोई भी कोलिजन होंगे उनके बीच में जो दूरी होगी उसको अपन मीन फ्री पाथ कहते हैं। जेईई नीट में सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√2πn इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है यहाँ पे, ये सारी एन क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, और बाकी तो सारी चीजें मैंने बताई रखी है। टाइम क्या है, मीन फ्री पाथ अपॉन वी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या है 1/टाइम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर ऑफ द एक्सर्टेड बाय द गैस इनटू द कंटेनर मतलब गैस कंटेनर के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगी तो कितना होगा, पी एवरेज 1/3 रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू 3 P बाई रो, या वी इक्वल टू √3 P अपॉन रो, या 3 RT अपॉन मोलिकुलर वेट आ जाएगा, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ गैसेज, वो बोलता है कि बहुत सारे गैसेज को मिक्स कर दिया तो जो मिक्सचर का इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होगा, तो एफ मिक्स कितना हो जाएगा, M1 एफ मिक्स कितना हो जाएगा, M1 F1 प्लस M2 F2 अपॉन M1 प्लस M2। सी मिक्स कितना हो जाएगा, M1 CV1 प्लस M2 CV2, मतलब वही CP क्या हो जाएगा, N1 CP1 N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये सारी की सारी चीजें तीनों में जो है आपके पास सेम होने वाली है, ठीक है। और आपका गामा मिक्स आपको बहुत बार पूछ लेता है, ये क्या हो जाएगा, तो 1+2 अपॉन एफ मिक्स। एफ मिक्स कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे अपन, ठीक है। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अलोंग द रोड इन द स्टेडी स्टेट, टेम्परेचर का वेरिएशन क्या होगा रोड में स्टेडी स्टेट में, तो कितना होगा, T1 माइनस T2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये इस तरह का ग्राफ होता है। अब बात करते हैं अपन थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन में क्या है, टेम्परेचर का स्केल ऑफ टेम्परेचर पूछता है कि सेल्सियस में इतना तो फ़ारेनहाइट में बताओ, या फिर कोई एक्स बोल देगा इस एक्स में बताओ। तो देखो आपको कैसे पता, रीडिंग माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। तो ये आपको पता रखना है। आपको काफी बार डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में ग्राफ पूछता तो ये इस तरह का आएगा, इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव होगा, -273 केल्विन तक, ठीक है।
तो जैसे अगर मैं फ़ारेनहाइट और डिग्री की बात करूँ, सी माइनस इसका जो होता है वो कितना होता है, डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है, 0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो 100 माइनस 0 बराबर एफ माइनस इसका 32 होता है, 32 अपन 200 माइनस 12, 212 माइनस 32, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आपका ये हो जाएगा सी अपॉन 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9 हो जाएगा ना, सी अपॉन 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9 हो जाएगा। और चेंज इन जो डिग्री सेल्सियस है उतना ही चेंज इन जो है केल्विन होता है। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या अंतर है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, लेकिन अगर चेंज की बात करें, जितना जैसे 0 डिग्री से 5 डिग्री जाएंगे, तो जितना 5 बढ़ाया ना उतना ही आपका केल्विन में बढ़ता है, 273 से 278 तक जाता है। तो चेंज इन जो डिग्री सेल्सियस है वो चेंज इन केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन में 3 चीजें, लीनियर, एरिया, ओरियल और वॉल्यूम। लीनियर में डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा थीटा होता है, एल क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एरिया में क्या होता है, डेल्टा ए बराबर ए बीटा डेल्टा टी होता है, बीटा क्या होता है, सॉलिड्स के लिए होता है, और बीटा बराबर 2 अल्फा होता है। वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वी फाइनल बराबर वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी होता है, और गामा जो है आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम कोफिशिएंट होता है, और गामा की वैल्यू 3 अल्फा के आपके बराबर होती है, ठीक है। ठीक है, बहुत बार केवीटी के क्वेश्चन आते हैं कि अंदर की जो लेंथ है वो एल है, बाहर की कैपिटल एल है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, या फिर ये बढ़ेगी, ये कम होगी, क्या होगी, तो हमेशा दोनों ही बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, हमेशा दोनों ही बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, रो टी क्या होता है, रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी होता है, फ्रिक्शन चेंज पूछे तो क्या होता है, माइनस गामा डेल्टा टी होता है। और एक और चीज ये बहुत बार पूछता है कि मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कहाँ होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम जो है वाटर की डेंसिटी होती है। कैलोरीमेट्री की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टीटा होता है, डेल्टा टी होता है, और एस क्या है, स्पेसिफिक हीट है, इसकी यूनिट क्या होती है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। एस वाटर का 1 होता है और आइस का 0.5 होता है। फेस चेंज करेंगे तो क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू एल होता है। एल एफ क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, मतलब बर्फ के लिए वो कितनी होगी, 80 किलो पर ग्राम होगी, 80 कैलोरी पर ग्राम होगी। और जो लेटेंट हीट ऑफ जो आपके पास वेपोराइजेशन हो एलवी, वो कितनी होगी, 540 होती है, ठीक है। ठीक है, अब जैसे आपको बोल दे -20 डिग्री से आइस को 100 डिग्री वाटर में चेंज करना है, तो सबसे पहले -20 डिग्री आइस को आपको 0 डिग्री आइस में लाना पड़ेगा, फिर 0 डिग्री आइस को आपको 0 डिग्री पानी में लाना पड़ेगा, फिर 0 डिग्री पानी को आपको 100 डिग्री पानी में लेके जाना पड़ेगा। और अगर गलती से उसने बोल दिया, उसने वेपर बना दी, तो 100 डिग्री पानी को पहले 100 डिग्री वेपर में लाना पड़ेगा, फिर उसका जो टेम्परेचर चेंज होगा वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह आता है, इसमें आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, यहाँ पे स्टेट चेंज हुई है, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे टेम्परेचर, तो एक बार टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक बार स्टेट चेंज हो रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर पूछता है कि पहले का M1S1T1 है, दूसरे का M2S2T2 है, तो तीसरे का बताओ टी मिक्स। तो टी मिक्स क्या हो जाएगा, M1S1T1 प्लस M2S2T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2 हो जाएगा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ आइस और वाटर कर दिया, तो बहुत बार पूछता है कि कितना पानी बचेगा, कितनी बर्फ बचेगी, जो आपका मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा। तो अगर MLWT के बराबर, देखो यहाँ पे जो M है, एम ग्राम आइस का, मैं आइस का जो वेट है वो एम ग्राम मान रहा हूँ, और जो आपके पास पानी का वेट है उसको डब्ल्यू मान रहा हूँ, पानी का टेम्परेचर को टी मान रहा हूँ, और एल जो है वो होता है ये, ठीक है। एल तो फिक्स होता है, 80 होता है। तो अगर एम एल की वैल्यू कितनी होगी, एम एल की वैल्यू डब्ल्यू टी के बराबर होगी, तो जो टी मिक्स है वो हमेशा टेम्परेचर जो है मिक्सर का वो 0 आएगा, और जो आपके पास आइस है वो बिल्कुल भी नहीं बचेगी, वो खत्म हो जाएगी, सारी पानी में चेंज हो जाएगी। अगर आपका एम एल की वैल्यू डब्ल्यू टी से ज़्यादा होती है, एम एल क्या है, एम जो है पानी, जो बर्फ़ है उसका मास है ना, और डब्ल्यू क्या है, पानी का है, और टी क्या है, पानी का जो टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर एम एल की वैल्यू ज़्यादा होगी डब्ल्यू टी से, तो आपका टेम्परेचर का जो आपको पूछेगा ना, मिक्सर का टेम्परेचर कितना होगा, तो 0, इसमें भी 0 ही होगा, और आपके पास बर्फ कितनी बचेगी, डब्ल्यू टी अपॉन एल बचेगी। अगर वो बोल दे डब्ल्यू टी ज़्यादा है एम एल से, है ना, जब आप कैलकुलेट करोगे डब्ल्यू टी की वैल्यू एम एल से ज़्यादा आ जाती है, तो टेम्परेचर मिक्सर का कितना हो जाएगा, डब्ल्यू टी माइनस एम एल अपॉन डब्ल्यू प्लस एम हो जाएगा, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन आता है कि लॉस और गेन इन टाइम कितना होगा, तो डेल्टा टी अपॉन टी, देखो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, है ना, रूट ऑफ एल को क्या लिख सकता हूँ, एल की पावर हाफ, तो हाफ आगे आके मल्टीप्लाई हो जाए तो हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा, इसको हाफ ऑफ डेल्टा डेल्टा टी आ जाएगा। तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आपकी घड़ी होती है वो स्लो हो जाती है, इसका मतलब टाइम जो है खत्म हो रहा है, घड़ी स्लो होगी तो टाइम धीरे हो, मतलब लॉस हो रहा है, और टेम्परेचर कम करेंगे तो जो घड़ी है वो फास्ट हो जाती है, तो आपका टाइम गेन होता है। ये हो गया आपका ये कंप्लीट। अब बात करते हैं हीट की। हीट में क्या होता है, हीट ट्रांसफर 3 तरीके से करते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या है, ये जो है इसमें मीडियम चाहिए होता है, कन्वेक्शन में मीडियम चाहिए होता है, और रेडिएशन में मीडियम नहीं चाहिए होता है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल का जो ट्रांसफर होता है वो नहीं होता है ना, पार्टिकल या मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, इनमें मैटर का ट्रांसफर होता है। इसमें जो है एटम्स वाइब्रेट करते हैं, कोलिजन करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। जैसे आप कभी आपने रोड को गर्म किया होगा, तो आप गर्म वहां से करो, लेकिन वो चाकू को आपने पकड़ा होगा, कोई गर्म चाकू आपने गर्म वहां से किया, लेकिन वो धीरे 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 आपके हाथ में भी गर्म हो जाता है, तो इसी को कहते हैं, ये जो है धीरे धीरे फैलता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया,
वाटर बॉईल, अपन जब पानी बॉईल करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं ना, मतलब पार्टिकल्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो कन्वेक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर बॉईल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और जो रेडिएशन होता है वो फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट वो होता है ना, हीट का ट्रांसफर का फास्टेस्ट मोड कौन सा, तो रेडिएशन होता है। ठीक है, तो फास्टेस्ट कौन सा हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है, अगर T1 की वैल्यू देखो, ये T1 है, इसकी वैल्यू ज्यादा है T2 से, है ना, और ये K इसका ये है, तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, K8 T1 माइनस T2 अपॉन L हो जाएगा। ठीक है, K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, और L क्या आपके पास लेंथ होने वाली है। ठीक है, ठीक है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। डी थीटा डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, K8 T1 माइनस T2 अपॉन L हो जाएगा। रेट ऑफ हीट फ्लो जो होती है आई थर्मल की कितना हो जाएगी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगी। आई थर्मल क्या होगा, T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन के हो जाएगा। तो आई थर्मल क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन आर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मूला है। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कभी भी आपको निकालने के लिए बोले तो इस तरह से निकालते हैं अपन को। क्या है इसमें, करंट जो है वो सेम करनी पड़ती है, तो क्या आ जाएगा, T1 माइनस टी अपॉन L1 अपॉन K1 ए इक्वल टू T माइनस T2 अपॉन L2 अपॉन K2 इंटू ए। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं जंक्शन के। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, तो जैसे आपको ये दिया हुआ, तो इन दोनों की कितनी होगी, 4K/3 होगी। क्वेश्चन है, तो ये मैंने ये सब चीजें मैंने डिटेल जो मैंने क्लासेस लिए ना उनमें हर चीज एक्सप्लेन की है। यहाँ पे सिर्फ मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ आपको। ये K और 2K का दे दे तो इसका कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट 3K/2 हो जाएगा, है ना। और अगर ये R1 R2 इस टाइप से कुछ दे दे तो आपको कितना हो जाएगा, L/3K हो जाएगा। रेडिएशन की बात करें तो इसमें मेनली चार चीजें हैं। सबसे पहले प्रीवोस्ट थ्योरी है। प्रीवोस्ट थ्योरी क्या होती है, कोई भी जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा है तो उसमें एब्जॉर्प्शन भी होगा और आपके पास एमिशन भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ एमिशन हो रहा है, उसमें दोनों प्रोसेस चलती है ना, दोनों के दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा है तो अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। जब जब कोई भी बॉडी एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है तो वो टेम्परेचर बढ़ाती है। इससे पहले तो मेरी पढ़ाते पढ़ाते मौत हो जाए, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब करती है मतलब वो टेम्परेचर बढ़ाती है, एमिशन करती है मतलब टेम्परेचर को कम करती है। ठीक है, स्टीफन लो क्या था कि ब्लैक बॉडी जो है 100% एब्जॉर्ब करती है। ई क्या है, एमिसिविटी होती है, और एनर्जी रेडिएटेड अपॉन जो है एरिया इंटू टाइम, वो किसके बराबर होता है, टेम्परेचर की पावर 4 के बराबर होता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो लेंगे कैलकुलेशन करने के टाइम केल्विन में लेते हैं। ठीक है, ठीक है। पी रेडिएटेड कितना होता है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4। ठीक है, चलो। डी क्यू अपॉन डी टी का क्वेश्चन बहुत आता है, तो कितना होता है, सिग्मा इंटू ए टी टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। टी एस क्या पे है, टी क्या है यहाँ पे, उसका टेम्परेचर बॉडी का, टी एस क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, पी रेडिएट क्या होता है, ई सिग्मा टी की पावर 4। तो आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होते हैं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 वाले आते हैं। मतलब P1/P2 क्या हो जाएगा, T1/T2 की पावर 4। अब आपको इनमें से कोई भी तीन चीज दे रखी होगी, एक चीज आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर डिफरेंस अगर बहुत छोटा हो तब के लिए लेते हैं कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसमें इसमें बहुत छोटा डिफरेंस है, तब अपन इसको लेते हैं। तो T1 - T2 अपॉन स्मॉल टी क्या हो जाएगा, के T1 + T2 अपॉन टी माइनस टी एस क्या, सराउंडिंग का टेम्परेचर। T1 और T2 आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल इसके ऊपर आते हैं, बहुत बार न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट लो क्या होता है, ब्लैक बॉडी के लिए लेते हैं, लेमडा व्हेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के, लेमडा एम इक्वल्स टू बी अपॉन टी होता है। टेम्परेचर अपन जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो लेमडा की वैल्यू कम होती है। तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह से होता है। तो बहुत बार आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीन आपको दे रखे हैं, तो इसमें T1 सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका लेमडा लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है ना। तो अगर इसका लेमडा सबसे कम है तो T1 सबसे ज्यादा, फिर T2 फिर T3। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है, मेरी एसी क्या हो गया, पागल हो गई मेरी एसी। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम की अपन बात कर लेते हैं। अब एसएचएम में क्या होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर एन हो माइनस एक्स की पावर एन होता है। माइनस एन मतलब ये रीस्टोरिंग फोर्स है। मतलब ये जो अपन फोर्स इसको साइड में ले जाने के लिए जितना डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये वापस आने के लिए कोशिश कर रहा है, जिसको अपन कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स की एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं होता है। ओनली 1 ही होनी चाहिए, मतलब एक्स के बराबर माइनस ऑफ के एक्स ही होना चाहिए। इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो माइनस है मतलब स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये आपके पास कैसा हो जाएगा, इस टाइप से कुछ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही है कि अगर इसको इधर लेके गए तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा mg sin थीटा, जिसको अपन क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू a sin थीटा ओमेगा t + 5 होती है। a क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो किसके बराबर होती है, 2πf के बराबर होती है। और फाई क्या है, इनिशियल फेज होता है, इसको अपन इपोच भी कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, इपोच भी कहते हैं। x बराबर a sin ओमेगा t होता है। पार्टिकल जो है स्टार्ट करता है इसकी पोजिशन मीन से, है ना। अब देखो, ये पार्टिकल है यहाँ से गया, ये T/4 कंप्लीट किया, T/2 3T/4, यहाँ पे पूरा एक
कंप्लीट हो गया है ना। तो ये टी टाइम में ए क्यू कंप्लीट करता है। एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, इसका अपन अगर वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएशन करना है। वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कोस ओमेगा टी, ओमेगा मतलब ओ ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे तो कितना आ जाएगा, कोस ओमेगा टी की वैल्यू 1 कर दूंगा तो ए इंटू ओमेगा आ जाएगा। सेम ऐसे एक्सेलरेशन निकालूंगा तो कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अगर मैं मैक्सिमम पूछे तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो कितना आता है, टी बराबर 2 पाई एम बाई के आ जाता है, क्योंकि एफ बराबर माइनस के एक्स होता है और एफ बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर के एक्स है, मतलब के की वैल्यू कितनी है, एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में के बाई एम हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट एम बाई के हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर आपको ये वाली टेबल जो है वो याद होगी तो एसएचएम के 90% क्वेश्चन आपके 1 सेकंड में हो जाएंगे। तो ये वाली टेबल मैंने आपको कंप्लीट जीरो से बेसिक से एडवांस तक मेरे लेक्चर में सिखाई है। एसएचएम मैंने 20 मिनट में करवाया है, प्लीज जाके ये देख लो। अगर आप यहाँ पे हो तो प्लीज जाके इस टेबल को देख लो। इस टेबल को कर लिया अगर आपने तो आपके जो है 90% एसएचएम के क्वेश्चन 1 सेकंड में बन जाएंगे। तो अब आपको मैं यहाँ पे पूरी एक्सप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एसएचएम का लेक्चर है, ऊपर जाके डालो एसएचएम बाई सुनील बागड़ा, है ना, डालोगे 30 मिनट का एक लेक्चर है, 20-25 मिनट का, 1.5x की स्पीड में देखना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको मत छोड़ना। ठीक है, ठीक है, इसमें पूरा बताया मैंने, वो सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, कहाँ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 3:1 है, या दोनों कहाँ इक्वल है, या 30 डिग्री पे कितना चलेगा, या जब पोटेंशियल एनर्जी 50% होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या उस समय कितना एंगल बनाएगा, हर एक चीज वहाँ पे इस टेबल के थ्रू, एक ही टेबल में मैंने सब कुछ वहाँ पे कवर करवा रखा है। तो आप जाके देख सकते हो ना, कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सब कुछ बता रखा है। अब ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे मैंने ग्राफ वाली वीडियो भी देख लेना, कोई अगर यहाँ तक देख रहा है। ग्राफ मैंने पूरे कंप्लीट आपको बताए हुए हैं, 40 मिनट में पूरे 11th और 12th के ग्राफ, और उनके ऊपर पीवाई के आए हुए सब कुछ कराया हुआ, तो वो जाके देख लेना। देखो, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो है मीन पोजीशन पे जीरो होती है। तो ये ऊपर से नीचे मतलब कटोरे टाइप का जो ग्राफ दिखे, यू टाइप का, तो वो पोटेंशियल एनर्जी का होगा। और कुछ इस टाइप का टोपी टाइप का दिखे तो वो किसका, काइनेटिक एनर्जी का होगा। ये बेसिक बेसिक था। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कभी भी आपको इसका, अगर इस सीरीज में जुड़ी हो तो 1/k इक्वल टू 1/k1 + k2 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर वो पैरेलल में जुड़ी है तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो k इक्वल टू k1 + k2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/t वाला हो जाएगा। ठीक है, तो t बराबर 2 पाई रूट एम अपॉन के, एम क्या टोटल मास, जो कि डिपेंड नहीं मतलब यहाँ पे जी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, नोटिस करो। एम बाई के होता है, कोई भी जी का रिलेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई M1 M2 दो आपके पास ब्लॉक है, दोनों किसी स्प्रिंग से कनेक्ट है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे, तो कितना टाइम पीरियड लगेगा, 2 पाई M1 M2 अपॉन M1 + M2 इंटू के आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक आपको पूछता है कि कोई ब्लॉक है स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसको अपन ने फोर्स लगाया है, यहाँ तक आ गया, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, तो कितनी होगी, एफ अपॉन रूट ऑफ एम इंटू के। एम क्या है, मास है, के क्या है, जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। टाइम पीरियड पूछता है आपको, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा, तो टी बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, जो भी वो क्वेश्चन में दे रखा होगा उस हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, अगर लंबा बहुत ज्यादा लंबा है तो टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ 1/g 1/r + 1/l कर देते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ हैविंग इनफाइनाइट लेंथ का, वो बोले कि इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम है तो इसकी जगह इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट आएगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट में r/g। और इसको ये कितना होता है, 84.6 के बराबर होता है, या फिर 1.4 आर के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इस अगर पेंडुलम की जो है लेंथ अगर अर्थ के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, 2r/g हो जाएगा ना, 2r/g हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे निकालते हैं, टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ l/g से निकालते हैं। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन अपने बन जाते हैं ना। अगर वो बोला कि किसी ऐसे रोड है, उस रोड को ऐसे घूम रही है कार जो है, तो इसके जो बीओबी लटका होगा उसका कितना होगा, तो उसका टी टाइम पीरियड कितना होगा, टी बराबर 2 पाई रूट में l/√g² + v²/r का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। इसमें 6-7 स्पेशल केस है जहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, अगर आया तो। अगर बोल रहा है कि ये यहाँ पे आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, के की, और यहाँ पे सीधा कनेक्ट है, ये एम है, ये एम है, बीच में से काट दिया तो टाइम पीरियड कितना होगा, टी बराबर 2 पाई m/4 के हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि नीचे से भी कनेक्ट है, ऊपर से भी कनेक्ट है ना, और यहाँ पे दो लटके हुए हैं, तो अब काट दिया तो कितना होगा, तो टी बराबर 4m/के हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा अगर आया तो, है ना। दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जो आपके पास जी इफेक्टिव है, देखो टी बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट l/g होता है। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जो जी इफेक्टिव है वो क्या होता है, g + a, तो टी बराबर 2 पाई रूट में g + a। नीचे की तरफ आ रही है तो कितना हो जाएगा, g -
है, तो टी बराबर 2 पाई रूट में जी एल अपॉन जी माइनस है। अगर फ्री फॉल हो रही है तो टी क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू ए हो जाता है, तो जी माइनस ए कितना हो जाएगा, जीरो। नीचे की वैल्यू जीरो ही, मतलब ऊपर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ठीक है। कोई कार है आगे की तरफ जा रही है, ठीक जैसे ही वो चलेगी तो ये पीछे की तरफ घूमेगा ना, तो ये थीटा एंगल पे गया, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा, टी बराबर 2 पाई रूट में एल अपॉन रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो टाइम पीरियड कितना होगा, टी बराबर 2 पाई रूट में एल अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम। ठीक है। अगर वो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा, जी-क्यू ई बाई एम हो जाएगा। ठीक है। और थीटा एंगल पे हुआ तो जी² + क्यू ई/एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्पेशल केस क्या है कि अगर ये पानी के अंदर है, पानी के अंदर है तो कितना हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट में एल अपॉन जी 1 - रो एल अपॉन सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, रो एल अपॉन सिग्मा हो जाएगा। ठीक है। अगर ये मान लो ये पानी के अंदर है, इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो कितना हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट में एम अपॉन रो इंटू ए इंटू जी हो जाएगा। ठीक है। और जो एम इंटू रो इंटू ए इंटू जी हो जाएगा। एक मिनट इसको ठीक कर लेता हूँ मैं, एक मिनट एक मिनट। चलो चलो चलो। अगर वो बोल रहे हैं कि ये भी फ्लूइड में है ना, स्प्रिंग और फ्लूइड दे रखा तो क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट में एम प्लस रो ए जी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, ये एक छोटा एल एस है, ये बड़ा एल एल है ना, ये लॉन्ग है, एस मतलब स्मॉल है, तो इन दोनों के बीच में टाइम पीरियड का क्या होता है, n+1 टी स्मॉल इक्वल टू क्या हो जाता है, n इंटू टी लॉन्ग हो जाता है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। स्पेशल केस क्या है कि एक जो है वो इसमें पानी भरा हुआ है, ये इससे लटकी हुई है, तो इसमें अगर नीचे से अपन ने होल कर दिया तो, और देखो ध्यान से देखोगे तो पहले इसके मान लो सेंटर ऑफ मास से लेंथ एल थी, है ना, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रूट एल, टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एल है, इसकी लेंथ एल है। अब इसमें अपन ने होल कर दिया तो पानी गिरेगा, तो इसका जो है एल इफेक्टिव बढ़ जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मास नीचे ज्यादा हो गया, तो एल बढ़ गया तो टी बढ़ जाएगा। फिर जब वो खत्म हो जाएगा तो वापस वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो पहले क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, बाद में डिक्रीज होकर पहले जितना था उतना ही आ जाएगा। तो ये बहुत स्पेशल केस था। ये स्पेशल केस है, अगर एक्स नीचे गई है, इधर एक्स ऊपर गई तो टाइम पीरियड कितना होगा, टी बराबर 2 पाई रूट में एम अपॉन 2 रो ए इंटू जी। अगर थीटा एंगल पे तो कितना हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट में 2 एल जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा। अब आपके वेव्स के ऊपर बात कर लेते हैं। वेव्स अभी मैंने कराया है 2 दिन पहले ही, तो आप प्लीज वहां जाके जरूर देख लेना। वेव मोशन में दो टाइप के होते हैं, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडल। ट्रांसफर में जो आपके वाइब्रेशन होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, लॉन्गिट्यूडल में उसी की एनर्जी की जो प्रोपगेट होती है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, स्ट्रिंग में जो रस्सी में वेव्स होती है वो क्या है, ट्रांसफर का, और लॉन्गिट्यूडनल का क्या है, जो साउंड वेव्स होती है वो होती है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी से बहुत सारे, मतलब एक क्वेश्चन तो इसी से आता है, इसमें ओमेगा 2 पाई एफ को बराबर होता है। अब देखो जो टी का जो मल्टीप्लीकेशन है, टी का जो कोफिशिएंट है वो होता है ओमेगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है के। तो आपको इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव पूछता था, वो क्या होती है, ओमेगा अपॉन के, मतलब टी का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट। आपका ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ओमेगा के मतलब टी अपॉन के का कोफिशिएंट, या वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा भी होता है। ठीक है। अब ये इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया कि अब देखो, जब भी कभी भी ओमेगा और के, मतलब टी और के, इन दोनों के अगर साइन जो है अपोजिट होंगे तो जो आपकी वेव है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगी। दोनों के साइन अगर सेम है तो माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, रूट में टी अपॉन म्यू होती है, या रूट इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में ए टी अपॉन ए रो होती है, या रूट में वाई डेल्टा एल अपॉन एल इंटू रो होती है। ट्रांसफर वेव की बात करूँ तो जो रस्सी में वेव्स होती है उसी को बोलते हैं। इसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वी इक्वल्स टू रूट में टी अपॉन म्यू से। लॉन्गिट्यूडनल की बात करूँ तो कैसे निकालते हैं, साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ई अपॉन रो। ई क्या यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है। सॉलिड के लिए इसको गामा लिखते हैं, लिक्विड के लिए बीटा, और जो आपके पास गैसेस है उसके लिए अपन इसको क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। ठीक है। और जो साउंड में जो है इसकी जो स्पीड है वो 6000 होती है, और गैस में इसकी कितनी होती है, 330 होती है। तो साउंड में जो है वो ज्यादा होती है, ध्यान रखना। ठीक है। सॉलिड्स, सॉरी साउंड में सॉलिड्स में, और ये कितना होता है, मैंने सॉलिड्स में बोला था क्या होता है, गामा अपॉन रो के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यही बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज है। जो लाप्लास जो एडियाबेटिक था वो क्या था, रूट में गामा पी अपॉन रो। न्यूटन भाई साहब का यहाँ पर फेल हो गया था, न्यूटन भाई साहब यहाँ पे फेल हुए थे, इन्होंने पी रो के बराबर बोला था, जो नहीं था। आइसोथर्मल में नहीं होता, ये एडियाबेटिक का होता है। एडियाबेटिक में मैंने अभी बताया था, गामा ज्यादा होता है कंपेरेटिवली। ठीक है। साउंड वेव की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, रो पी, सॉरी गामा पी अपॉन रो रूट में, या फिर गामा आर टी अपॉन मोलिकुलर वेट। इसमें जो है आप साफ साफ देख रहे हो, ये तीन चीजें तो कांस्टेंट हो जाएगी, तो जो वी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, ये बड़ी क्लास में बता रखी है।
पावर और इंटेंसिटी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी एवरेज हाफ ऑफ रो एस वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी क्या होता है, हाफ ऑफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है। आई जो है मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके ए स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड और ओमेगा स्क्वायर के, है ना। और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। ए स्क्वायर अपन कब बोलते हैं, जब फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई एफ, तो ओमेगा सेम हो जाएगा। तो इसलिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर अपन वेव ऑप्टिक्स में ही पढ़ते हैं, तो वो कब पढ़ते हैं, जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ठीक है। स्टेशनरी वेव क्या होती है, दो वेव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सुपरपोजिशन हो रही है वो आके, ठीक है, सुपर इम्पोज हो रही है, तो वो स्टेशनरी वेव बनाती है। इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, जहाँ पे नोड बनते हैं, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। कंस्ट्रक्टिव कब बनता है, जहाँ एंटी नोड या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। ये सारी चीजें मैंने जो कंप्लीट क्लास ली है ना, उसमें पूरा जीरो से बेसिक से एडवांस तक बताया। सिर्फ 20 मिनट की वीडियो है, सीधा लिखो वेव्स बाय सुनील बागड़ा, 20 मिनट की वीडियो आएगी, जीरो से बेसिक से एडवांस तक विद पीवाई की मैंने करा रखा है, तो वहाँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये ऐसी कुछ वेव है, तो जो फिक्स पॉइंट होते हैं वो नोड हो जाएंगे, जैसे ये नोड हो गए। जो फिक्स नहीं है, जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो एंटी नोड हो जाएंगे, जैसे ये, है ना। तो ये नोड और एंटी नोड होते हैं। दो कॉन्स्टिट्यूट मतलब जो दो कंटिन्यू नोड है, उनके बीच का जो होता है वो λ/2 होता है। दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में λ/2 होता है। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में λ/4, मतलब ये λ/4 हो जाएगा और ये λ/2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो ये आपकी ये इसकी इक्वेशंस होती है, आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको बता रखा है। देखो अब इसमें सीधा आप इतना समझ गए, जब भी आपको ऑर्गेनिक पाइप के लिए बोले, तो ये ओपन अगर बोले, तो इसमें क्या है, एंटी नोड बन रहा है। मैंने अभी बताया कि इनके बीच का क्या होता है, λ/2 होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, V/12 हो जाएगी। अगर टू नीचे है तो ये टू नीचे आएगा, ये मैंने पूरा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। टू नीचे है, टू नीचे आएगा। अगर क्लोज है मतलब एक जगह नोड बन गया, नोड और एंटी नोड कितना था, λ/4 था, तो एफ क्या हो जाएगा, V अपॉन नीचे 4 आ गया तो 4L आ जाएगा। एंटी नोड खुलेगा और नोड बंद को कहते हैं, ठीक है। ठीक है, और सेम ही चीज इसमें कर देंगे। अब इसमें दोनों बंद है, दोनों बंद है मतलब दोनों नोड्स है, नोड्स के बीच में λ/2, तो V/12 आ जाएगा, ठीक है, V/12 आ जाएगा, ठीक है। देखो ओपन पाइप जो होता है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। हाँ, जो पहली होती है उसको फंडामेंटल कहते हैं, और जो ये आगे जो लिखा वी के आगे जो लिखा होगा उसको हार्मोनिक कहेंगे। जैसे कुछ नहीं लिखा तो 1V मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, 2V/सेकंड हार्मोनिक, 3V/12 थर्ड हार्मोनिक। तो अगर आप बोल दे पांचवा हार्मोनिक क्या होगा, तो 5V/12 हो जाएगा, जिसके लिए ओपन के लिए, ठीक है। और ओवरटोन होता है, इसके पहले के बाद में एक ओवरटोन कंटिन्यू चलता है। 2V के लिए फर्स्ट ओवरटोन, 3V के लिए सेकंड ओवरटोन, थ्री मतलब फोर्थ के लिए थर्ड ओवरटोन, मतलब ओवरटोन में एक माइनस कर देना। क्लोज की मैं बात करूं तो ये एफ क्या हो जाएगा, V/4L के बराबर हो जाए, मतलब λ/4 होता है। अब इसमें भी वही हो जाएगा, V/4L। अब ये ओनली ओड बनाता है, वो ओड और इवन दोनों बनाता है। जो ओपन है वो ओड और इवन दोनों बनाता है, ये ओनली ओड बनाता है, ठीक है। तो ये 3V, ये 5V, ये 7V, ये थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ, तो ये ओनली जो मैथमेटिक वैल्यू है उसको अपन हार्मोनिक बोलते हैं। तो थर्ड हार्मोनिक, ये फिफ्थ, ये सेवंथ, और ये फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन कंटिन्यू चलता है। ये मैंने पूरा डिटेल आपको वहाँ बता रखा है, आपको वहाँ जाके देख सकते हो। पूरी डिटेल में आपको चीजें वहाँ पे मैंने बता रहे। बीट्स क्या होती है, दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंस होती है और वो सुपर इम्पोज होती है एक पॉइंट पर, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को अपन, इंटेंसिटी फिनोमेना को क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। अपन सुनते हैं ना, बीट कम हो रही है, बीट ज्यादा हो रही है, बीट कम हो रही है, बीट ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, F1 - F2 होता है। अगर अपन उसमें मोम लगा देते हैं, उसको लोड कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और अगर उसमें फिलिंग कर देते हैं, घिस देते हैं, तो बढ़ जाती है। जब भी घिसेंगे तो बढ़ जाएगी, मोम लगाएंगे तो कम हो जाएंगी, मोम लगाएंगे तो कम हो जाएंगी, घिसेंगे तो बढ़ जाएगी। इंग्लिश में बोलूँ तो जब भी उसको लोड करेंगे तो कम हो जाएगी, और जब भी उसको क्या फिलिंग करेंगे तो वो बढ़ जाएगी, ठीक है। टी बीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ये क्वेश्चंस मैंने पूरे वहां पे करा रखे हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको पसंद आया होगा। कंप्लीट जो 11th है, थैंक यू, कंप्लीट जो 11th अपन ने 1 घंटे मतलब 2 घंटे से भी कम, मतलब पौने 2 घंटे में ही कर दिया, 1 घंटे 40 मिनट में ही। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगी है, हाथ से लिख के लाया हूँ पूरा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ट्वेल्थ का भी आपके पास ऐसे ही आ रहा होगा, ट्वेल्थ क्लास का जो है नेक्स्ट आ जाएगा ना, नेक्स्ट जो है आपके पास, आपको जो नेक्स्ट है ट्वेल्थ क्लास का मिल जाएगा। कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, फिर मिलता है नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, तुमने बहुत मेहनत की है, सब अच्छा होगा। खुद पे विश्वास करो, सब अच्छा होगा, है ना। और बेस्ट कंटेंट के लिए फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर देना, ठीक है, बाय।